तो अभी तक आपने बहुत सारी एनिमेज देखी होंगी, जिसमें से कुछ हॉरर एनिमेज भी होंगी जिसमें गोस्ट होते हैं, स्पिरिट्स होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर गोस्ट या स्पिरिट मोबाइल में से निकलने लग जाए और उन्हें पावर भी मोबाइल से मिले, क्योंकि आजकल हम मोबाइल का काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये एनिमे बनाई गई है और इसके अंदर जो गोस्ट है वो फोन से निकलते हैं और जो हमारा हीरो है वो भी अपनी पावर को फोन से ही अवेकन कर सकता है। और सच में इस एनिमे का जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा बेस्ट है। तो मैंने ये एनिमे पूरी कंप्लीट कर दी है, आपको इसे देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, जो लोग इसे देखकर पहले ये कहने वाले हैं मैंने तो इसे पूरा देख लिया है, आप इसे दोबारा अपलोड क्यों कर रहे हो, तो भाई ध्यान से सुनो, ये मैंने फुल पार्ट डाला है, वो हाफ पार्ट था। तो ज्यादा दिमाग को तेज मत दौड़ाओ। अगर आपने वो पार्ट देख लिया है तो मैं नीचे पार्ट मेंशन कर दूंगा, दूसरा वाला आप डायरेक्ट जाके वो वॉच कर सकते हो। और जिसने नहीं देखा तो वो फुल एनिमे को वॉच कर सकता है। डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा। और हाँ, वीडियो को हाइप कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बाकी चलो एनिमे को स्टार्ट करते हैं। सोजी जो कि अपनी छोटी बहन के साथ जापान में रहता है और वो अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन एक दिन सारा कुछ चेंज हो जाता है जब उसकी बहन को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और इसके ट्रीटमेंट में भी काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। और अगर सोची 3-4 जॉब भी करे तब भी वो इतने पैसे नहीं जमा कर पाएगा। इसलिए पैसे कमाने के लिए उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाता है जहाँ पे वो लोगों से फाइट करके वीडियोस को अपलोड करता है। और उसका ये आइडिया काम भी करता है। उसकी हर एक वीडियो वायरल हो रही थी और सभी लोग उसे काफी ज्यादा देख रहे थे। दरअसल ये अपने चैनल पे बड़े बड़े फाइटर्स को बुलाता था और उनसे फाइट करता था और उनके हारने के बाद वो उनके मुंह पर सुसु भी कर देता था। और ये सारी वीडियोस बनाकर वो अपनी यूट्यूब चैनल पे डाला करता था, जिससे उसे काफी अच्छी अर्निंग हो रही थी। और ये सब करने में उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था और साथ ही साथ वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। अभी कुछ टाइम पहले ही उसने एक एमएमए कंटेंट क्रिएटर को भी हरा दिया, जिसके बाद सभी जगह उसी की बात होने लगी। कई लोगों को उसका कंटेंट अच्छा लगता था, लेकिन कई लोग उससे नफरत किया करते थे। उन लोगों का ये मानना था कि यूट्यूब उसकी सारी वीडियोस को डिलीट कर दे, क्योंकि ऐसे बंदे का यूट्यूब पर रहने का कोई भी काम नहीं है। और लोगों के हेट कमेंट देख कर ना उसे काफी ज्यादा मजा आता था, क्योंकि इससे उसका रिवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस स्टोरी का बंदा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि रजत दलाल अब ये अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ गया था। हे अकारी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, वैसे तुम बैठी क्यों हो। और इसकी बहन कहती है मैं पहले से अच्छा फील कर रही हूँ, वैसे ये बताओ इन केक में से तुमने सुबह से कितने खा लिए। शायद 3। और जब उसकी बहन घूर के देखती है, नहीं शायद 6। और उसकी बहन उसे काफी ज्यादा डांटने लगती है, भाई आप इतना ज्यादा मीठा मत खाया करो वरना आप एक दिन मीठा बन जाओगे, मतलब मोटे हो जाओगे। और अपनी बहन की डांट सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करता है। अब अकारी कहती है देखो अब ये पूरा केक मैं खाऊंगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। और जैसे वो जल्दी जल्दी खाने लगती है अब उसे खांसी आती है। सोची यहाँ पे नर्स को कॉल करने वाला था, लेकिन उसकी बहन उसे यहाँ पे रुका देती है। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगी। सोची कहता है तुम टेंशन मत लो, बस 1 महीने की बात है, हमने ये सारा कुछ पार कर लिया है। उसके बाद मैं तुम्हें यूएसए के एक हॉस्पिटल में भेजूंगा जहाँ पे तुम बिल्कुल ही फिट हो जाओगी। अकारी कहती है लेकिन भाई पैसों का क्या होगा। अरे छोटी चिंता मत कर, तेरा भाई है ना। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि ये यूट्यूब पे जो भी हरकतें कर रहा है वो सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रहा है। फिर 1 महीने बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि ये बात कर रहे थे, यार सूजी को ये हुआ क्या है, 1 महीने से इसने अपनी चैनल पे वीडियो क्यों नहीं डाली। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उसे किसी ने कूट दिया। हाँ तुमने सही कहा, इसी वजह से वो वीडियो नहीं डाल रहा है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ा हैमर लेकर कहीं जा रहा होता है। अब हम सूजी को देखते हैं जो कि बैठकर पुडिंग खा रहा होता है और इसे ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है। बस कुछ टाइम में अकारी यहाँ पे आ जाएगी, उसे ये काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तभी हम देखते हैं उसके पास अकारी का मैसेज आता है, हे भाई आप क्या कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस पुडिंग खा रहा हूँ, क्या तुम्हें ये खानी है। और इसकी बहन फिर से इसे डांटने लगती है कि वो इतना ज्यादा मीठा क्यों खा रहा है, एक बार मैं वहाँ पे आ जाऊँ फिर मैं आपको देखती हूँ आप इतना मीठा कैसे खाओगे। अब भाई ये सुनकर इसका भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ पे रोने लगता है। अब सोजी रात में सो रहा होता है और इसकी नींद थोड़ी सी कच्ची होती है, लेकिन तभी अचानक हम यहाँ पे उस हैमर वाले बंदे को देखते हैं जो कि इस पे अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक सोजी इससे बच जाता है। हे तुम कौन हो और तुम क्या पागल हो गए हो, ऐसे मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन ये बंदा कुछ नहीं सुनता, वो लगातार इस पे अटैक कर रहा होता है क्योंकि सोजी को थोड़ा लड़ना आता है, तो वो इसके सारे अटैक से बच रहा होता है। अब उसका फोन उसके हाथ से दूर गिर गया था। सोजी देखता है कि वो बंदा इस पे अटैक नहीं करके बल्कि उसके फोन पे अटैक करने वाला है। तभी सोजी अपना फोन उठाकर जल्दी से बाहर आ गया था। अब सोजी को ये समझ आने लगता है कि ये बंदा सोजी के पीछे नहीं बल्कि उसके फोन के पीछे है। उसकी बहन उससे ये बात कर ही रही होती है कि भाई आखिरकार क्या हुआ।
सोजी कहता है कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी दूसरा बंदा आकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सोजी उस अटैक को अपने पैर से ही रोक लेता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है कि सोजी ने काफी आसानी से उसके अटैक को पैर से ही रोक लिया। अब सोजी उससे कहता है, हे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिरकार तुम मेरे फोन के पीछे क्यों पड़े हो और बार बार मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? अब सोजी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा भी उसके अटैक को काफी आसानी से रोक रहा होता है। जिसके बाद ये गुस्से में आकर सोजी से ये कहता है, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, वो एक नंबर की घटिया होती है, मुझे तुम और तुम्हारी वीडियोस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोजी कहता है, अरे रुको रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरअसल वो सारा कुछ मैंने पैसों के लिए किया था और अब तो मैं वैसी वीडियोस बना भी नहीं रहा हूँ। अगर तुम्हें मारना भी है तो तुम मुझे मारो, प्लीज मेरे फोन को मत तोड़ो। इस फोन से मैं अपनी बहन से बात करता हूँ और वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो मैं उससे बात कैसे करूंगा? और ये सारा कुछ उसे समझा ही रहा होता है, लेकिन ये बंदा उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन सोजी ने इस बार अपना फोन बचा लिया था। अब सोजी गुस्सा होकर कहता है, अबे क्या तेरे समझ नहीं आ रहा है? मुझे अपनी बहन से बात करनी है, मेरे फोन को मत तोड़। और वो बंदा गुस्से में कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग घुटने में है। जिस बहन की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी वो छोटी बहन 1 महीने पहले ही मर चुकी है। तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या बक रहे हो? मैं रोज अपनी बहन से बात करता हूँ, मेरी बहन जिंदा है। जिस पे ये हैमर वाला बंदा कहता है, जिससे तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी बहन नहीं है, बल्कि 1 महीने पहले वो मर चुकी है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं, आखिरकार उस टाइम हुआ गया था। फिर हम अकारी को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं उसकी बहन अब मर गई है और डॉक्टर ये बात सोजी को बता रहे होते हैं। और फिर सोजी ये बताता है, दरअसल जब इसकी बहन का फ्यूनरल था, इसने वो स्किप कर दिया था क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इसकी बहन अभी जिंदा है और ये किसी की भी बातों में नहीं आएगा। जिसके बाद ये अपनी बहन को काफी ज्यादा मैसेज करने लगता है ताकि वो इसे रिप्लाई दे। और ऐसे ही वो अपनी बहन को बार बार मैसेज कर रहा होता है और मैसेज में वो ये लिखता है, अगर उसकी बहन रिप्लाई नहीं करेगी तो वो काफी ज्यादा मिठाई खाएगा, जिससे वो मोटा हो जाएगा। और ऐसे ही वो रोज अपनी बहन के रिप्लाई का वेट करता है, लेकिन एक दिन उसका रिप्लाई आ जाता है और इस वजह से सुजी को लगता है कि उसकी बहन जिंदा है। डॉक्टर ने बस उससे झूठ बोला था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। सोजी उससे ये कहता है, अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे मान लूं कि मेरी बहन मर चुकी है। तभी उसके फोन में कुछ ग्लिच होने लगता है और अकारी का फोन यहाँ पर आ जाता है। सोजी उससे बात कर रहा होता है, लेकिन अब ये हैमर वाला बंदा उसके फोन को तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस फोन को कुछ भी नहीं होता। ये बंदा कहता है कि मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इस फोन को तोड़ना होगा। जैसे ये दूसरा अटैक करता है, ये फोन तब भी नहीं टूटता और अब इस फोन में कुछ होने लगता है। अकारी अब बाहर आ गई थी और वो सोजी को देखकर अजीब सा फेस बनाने लगती है और सोजी अपनी बहन को देखकर कहता है, तो फाइनली तुम आ गई। लेकिन तभी अचानक उसकी बहन एक गोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये हैमर वाला बंदा सोजी को पीछे रहने के लिए कहता है और सोजी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये सोजी को समझाने लगता है, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि तुम किससे बात करते हो, तो दरअसल वो एक गोस्ट थी। लोगों के मरने के बाद उनकी आत्माएं कई चीज से अटैच हो जाती हैं, जैसे टॉयलेट, वॉल, सी या हॉस्पिटल, ऐसी बहुत सारी चीजें। और आजकल की आत्माएं फोन से कनेक्ट हो रही हैं और जब वो मर जाती हैं तो वो अपने दोस्तों के फोन से अटैच हो जाती हैं ताकि वो उनसे बात कर सकें और हम लोग उन्हें डेड अकाउंट बुलाते हैं। अब ये बंदा अकारी पे अटैक करने लगता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं सोची ये सारे अटैक देख पा रहा होता है। अब ये हैमर वाला बंदा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि सोची अगर ये देख पा रहा है तो जरूर उसके अंदर कुछ न कुछ पावर है। अब ये हैमर वाले बंदे को काफी दूर फेंक के मारती है और सोची को उठाकर ये कहती है, बिग ब्रदर अब मेरे साथ चलो। अब सूजी को समझ आ गया था कि उसकी बहन सच में मर चुकी है और उसकी आत्मा उसके लिए काफी ज्यादा परेशान है। अब सूजी उसकी मुंह से निकल गया था, तभी वो अपने फोन में हाथ डालता है और अचानक से ही उसकी बॉडी से ब्लू ओरा निकलने लगता है। वो हैमर वाला बंदा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, नहीं ये मैं नहीं मान सकता, आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी सूजी अपनी बहन पर अटैक करता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है। अकारी अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगा और दिन में सिर्फ एक ही मिठाई खाऊंगा। और फाइनली ये उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और ये इस हैमर वाले बंदे के दोस्त होते हैं और इस बंदे का नाम कोसुबाटा है। और ये अपने दोस्तों को बताता है, सोची कोई आम लड़का नहीं है, इसने फेरी फ्लेम वेटर को एक्टिवेट किया था। लेकिन इसके दोस्त ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बंदा कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, इसने जो एक्टिवेट की थी वो साइबर किनेटिक फ्लेम्स थी। और यहाँ पे इनका एक बॉस भी होता है। ये लोग उससे ये पूछते हैं, सेंसे हम इसका क्या करना चाहिए? और इनका सेंसे कहता है, अभी के लिए इसे अपने साथ लेकर चलो, अगर इसे जीना होगा तो ये जी लेगा, वरना जो होगा देखा जाएगा। अब सुबह सूजी की आंख खुलती है। उसे ऐसा लग रहा था कि कल रात जो भी हुआ वो एक बुरा सपना था। उसने फोन में हाथ डाल के एक पावर अवेकन कर ली और उसकी बहन एक गोश्त थी जिसे मार के इसने भगा दिया। लेकिन अभी ये नोटिस करता है कि ये एक होटल के रूम में और इसके साइड में कासुबाटा बैठा होता है। सूजी उससे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बंदा कहता है, शायद कल रात जो भी हुआ वो तुम्हें सपना लग रहा होगा। सूजी कहता है, अब ये मत कहना कि मेरी बहन सच में मर गई और कल रात जो सामने आया था वो उसी का गोश्त था। कासाबोटा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब
कासाबुटा ने उसे उसका फोन वापस दे दिया था। सूजी सबसे पहले अपनी बहन की चैट देखता है, लेकिन उसे उसकी बहन का अकाउंट नहीं मिलता। कासाबुटा बताता है अगर कोई गोस्ट किसी अकाउंट को करप्ट कर लेते हैं तो वह अकाउंट उनका हो जाता है, लेकिन जब हम उन्हें मार देते हैं तो वो अकाउंट उनके साथ ही डिलीट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या मैं अपनी बहन से कभी बात नहीं कर पाऊंगा? कासाबुटा कहता है हाँ तुम सही समझे, ठीक है मैं खुश रहूंगा। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं अपनी लाइफ सही से जीऊंगा। अब कासाबुटा उसे कहीं पे ले जाने लगता है। सूजी देखता है कि ये होटल काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि देखने में तो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। और वो ना यहाँ पे कूल बनने के चक्कर में ये कह देता है अरे मैं यहाँ पे तो 2-3 बार आया हूँ। कासाबुटा कहता है अबे यार तुम क्या पागल हो, ये कोई होटल नहीं है बल्कि मेडन एकेडमी है, और तुम जिस होटल की बात कर रहे हो वो कोई और होगा। दरअसल इस एकेडमी में एक्सोरिस्ट रहते हैं। सूजी कहता है ये चीज क्या होती है? हाँ तुम्हें आगे पता लग जाएगा, चलो। सूजी कहता है तो क्या तुम कह रहे हो ये एक स्कूल है? और जब ये आगे आ गए थे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं और ये ना सूजी की फिल्म्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का कुसाबा से कहता है तुम्हें क्या लगता है उस लड़के की पावर के बारे में? वो कहती है वैसे वो देखने में तो काफी अच्छा है और शक्ल से भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो लड़का अच्छा ही होगा। और ये बंदा ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है, अब यार मैं इसके बारे में क्या पूछ रहा हूँ, और इसको वो लड़का पसंद आ रहा है। फिर हम एक छोटी सी बच्ची को भी देखते हैं जिसका नाम था हिहोरी, और ये सूजी की चैनल की सब्सक्राइबर है और सूजी को देखकर ये काफी ज्यादा खुश थी। फिर हम पीले बाल वाले बंदे को देखते हैं जिसका नाम नारुहिको है, जो कि ये कह रहा होता है मुझे तो ये सारा कुछ ड्रामा लग रहा है। और वहीं एक और लड़का जिसका नाम हसुमी है जो ये कह रहा होता है पता नहीं सेंसे इस लड़के को यहाँ पे लेके क्यों आए। और यहाँ पर एक और लड़की थी जिसका नाम था उसुगावा, जो कि ये कह रही होती है भले वो लड़का कोई भी हो उससे किसे फर्क पड़ता है। और सूजी और कासाबुटा हॉट स्प्रिंग में आ गए थे, तभी अंदर से एक लड़का निकलता है मैं हूँ यहाँ का डीमन, तुम मुझे सी किंग भी कह सकते हो। कासाबुटा कहता है आखिरकार ये क्या हरकत है? अरे यार थोड़ा सा डरने का तो ट्राई करो। अरे तुम्हारी एक्टिंग बेकार है। अरे मैंने कितनी मेहनत की थी, तुम्हें मेरी एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर हमें पता लगता है अजाकी यहाँ का टीचर है और कासाबुटा इसी का स्टूडेंट है। जिसके बाद ये सूजी से मिलता है और ये लोग ऐसे ही बातचीत करते हैं। अब ये लोग बाहर आ गए थे लेकिन अजाकी अभी भी हरकतें कर रहा होता है। कासाबुटा कहता है अबे यार ये चीज करना बंद करो, तुम्हें जो काम बोला है वो करो ना। अजाकी कहता है अबे यार क्या कासाबुटा, तुम्हें तो कूल बनना भी नहीं आता, देखो मैं कितना ज्यादा कूल हूँ। वही सूजी एकदम चिल होता है, वो तो यहाँ पे पूरी मस्ती मार रहा होता है। कासाबुटा उससे काफी ज्यादा झंड था और वो सूजी को बार बार फ्लेम बेटर बोल रहा होता है मैं किसी भी फ्लेम बेटर के साथ नहीं रह सकता, ये मेरे लिए काफी बड़ी बात होगी। सूजी कहता है चलो यार बहुत हो गई मौज मस्ती, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अजाकी कहता है वैसे तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। जिसपे सूजी कहता है अरे भाई मैं क्यों यहाँ पे एडमिशन लूँ, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और वो कहता है क्योंकि तुमने अपने साइबर कैनेसिस को एक्टिवेट किया है इसलिए तुम्हें यहाँ पे एडमिशन तो लेना ही होगा। अब यार अब ये क्या है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? पुराने टाइम में एक काफी बड़ी बैटल हुई थी जहाँ पे एक्सोरिस्ट ने एक काफी बड़े मॉन्स्टर को मारा था और यहाँ पर इन लोगों ने साइबर किनेसिस पावर का इस्तेमाल किया था और पहले इसका नाम साइको किनेसिस था, लेकिन अभी के टाइम में भूत फोन का सहारा ले रहे हैं लोगों को डराने के लिए, इसलिए हम इसे साइबर किनेसिस कहते हैं। पर सूजी तो यहाँ पे अपने फोन में लगा होता है, वो इनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। अब अजाकी उसके पास जाके कहता है अब यार मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम तो यहाँ पे घूमने में लगे हुए हो, तो बताओ तुम यहाँ पे एडमिशन कब ले रहे हो? क्या एडमिशन? मैंने कब बोला मैं एडमिशन लूंगा? ये जो भी गोस्ट वाला खेल है ना ये तुम ही लोग खेलो, मैं तो जा रहा हूँ, बाय। तभी अजाकी कहता है और क्या तुम्हें ये भी जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारी बहन को किसने मारा था? और हाँ तुम्हारी बहन मरी नहीं थी बल्कि उसे मारा गया था। अब एकदम से सूजी रुक गया था और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो? दरअसल तुम्हारी बहन को मारने वाला एक गोस्ट था, अगर कोई भी गोस्ट किसी को मारता है तो उसकी आंखों से खून निकल जाता है और ऐसे ही सेम तुम्हारी बहन के साथ हो रहा था और मुझे पता है कि कोई था जिसने तुम्हारी बहन को मारा था। सूजी कहता है बताओ उसका नाम बताओ, मैं उसकी जान ले लूंगा। और वो कहता है अभी नहीं, इससे पहले तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा। लेकिन तभी सूजी उस पर अटैक कर देता है और बीच में कासाबुटा आकर उसे रुका देता है और वो सूजी से कहता है अजाकी चाहे यहाँ पे कुछ भी बोले लेकिन वो मेरे सेंस है, तो तुम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और अजाकी कहता है अरे चलो छोड़ो छोड़ो, ऐसे गर्म मत हो, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ, अगर तुम कासाबुटा को हरा देते हो तो मैं तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हारी बहन को मारने वाला कौन था और उसने क्यों मारा और कब मारा। और अगर तुम हारे तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उसी के बाद मैं तुम्हें ये सारा कुछ बताऊंगा। अब सूजी इस पर मान गया था, जिसके बाद इन लोगों के बीच अब फाइट होने वाली थी। सभी लोग यहाँ पर आ गए थे और फिर इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक सेंसे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं आखिरकार ये बच्चा कौन है और ये कासाबुटा से फाइट क्यों कर रहा है, क्या इसे पता नहीं है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, वो चाहे तो वो इसे एक ही बार में खत्म कर सकता है। अब कासाबुटा ने उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था और वो सूजी से कहता है अबे क्या यार, इस फाइट में तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा मजा तो मुझे तुम्हारी बहन को मारने में आया था। ये सुनकर सूजी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस बार सूजी उसके सारे ही अटैक को डॉज कर रहा होता है। सभी लोग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, आखिरकार ये चल क्या रहा है। तभी हम यहाँ पे एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम था काकियो। वो अजाकी से आके पूछती है अजाकी सेंसे
यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या ये वही लड़का है जो कि कल रात आपके साथ आया था? अज़ाकी कहता है, हाँ ये वही लड़का है, मैं तो बस इसकी साइबर किनेसिस पावर को देखना चाहता हूँ कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। कोकियो कहती है, देखो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, अब हमें इस फाइट को रोकना चाहिए। और कई लोगों को इनकी फाइट देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी यहाँ पर एक और टीचर आता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो प्रिंसिपल से कहता है कि आपको नहीं लगता हमें इनकी फाइट को रोकना चाहिए? प्रिंसिपल यहाँ पे मना कर देती है, नहीं अभी मुझे इनकी फाइट और देखनी है। अब कासुबाटा उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। सूजी ये सोच रहा होता है, मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। अब अज़ाकी उसके पास जाके कहता है, सूजी तुम कुछ भूल रहे हो, क्यों ना तुम अपनी साइबर किनेसिस का इस्तेमाल करो। सूजी कहता है, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, तुम एक बार अपने फोन में हाथ डालो और ब्लू फ्लेम बाहर निकालने का ट्राई करो। और सूजी ऐसे ही करता है, वो अपने फोन में हाथ डालता है और उसमें से ब्लू फ्लेम बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये लड़का ऐसा कैसे कर पा रहा है। और अब अज़ाकी को इसमें और भी ज्यादा मजा आने लगता है। और ये लोग ब्लू फ्लेम को डीमन फ्लेम कह रहे होते हैं और सभी लोग इससे डर रहे थे। सूजी कहता है, आखिरकार ये लोग इससे डर क्यों रहे हैं? अज़ाकी कहता है, यहाँ पर एक और बच्चा था जिसके पास ब्लू फ्लेम थी, लेकिन तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, अभी तुम फाइट करने पे ध्यान दो। अब इससे ना सूजी की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो गई थी। वो काफी तेज यहाँ पे मूव कर पा रहा होता है, लेकिन जैसे वो कासुबाटा पे अटैक करता है, कासुबाटा उसके सारे ही अटैक को डॉज कर रहा होता है और उस पर एक काफी खतरनाक अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। और सूजी ने गलती से कासुबाटा के फेस पे कट लगा दिया था, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अब वो सूजी को खत्म करने ही वाला था, लेकिन अज़ाकी आकर उसे रुका लेता है। ये देखकर सूजी ये समझ गया था कि अज़ाकी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने कासुबाटा के खतरनाक अटैक को काफी आसानी से रुका लिया। और अज़ाकी कासुबाटा को काफी ज्यादा सुनाने लगता है और फिर वो उससे माफी मांगता है। अब अज़ाकी सूजी से पूछता है, तो बताओ तुमने यहाँ पे एडमिशन लेने का क्या सोचा? तभी सूजी उसके आगे झुक जाता है और उससे बोलता है, प्लीज सेंसे मुझे यहाँ पे एडमिशन दे दीजिए, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और उसे खत्म करना चाहता हूँ जिसने मेरी बहन को मारा था। और अज़ाकी इस पे मान जाता है और उसे यहाँ पे एडमिशन दे देता है। फिर हम कुछ एक्सोसिस्ट को देखते हैं जो कि मिशन के लिए एक सुनसान सी जगह पे आए होते हैं। यहाँ पर एक लड़की को एक बॉडी दिखती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। उसके पास एक फोन पड़ा होता है। उनके सेंसे ये देखकर कहते हैं, जरूर ये भी एक डेड अकाउंट है। तब वहाँ से एक स्पिरिट बाहर निकलने लगती है। ये बंदा कहता है, जरूर ये भी एक कोई नॉर्मली स्पिरिट होगी, लेकिन तभी अचानक इसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये डीमन स्पिरिट एंटिटी थी जिसका नाम है सैड बॉय के और ये काफी खतरनाक स्पिरिट है और वो एक ही झटके में सभी स्टूडेंट और उनके टीचर को खत्म कर देता है। अज़ाकी सेंसे ये कहते हैं, ये काफी खतरनाक स्पिरिट है। सूजी तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि ये वही स्पिरिट है जिसने तुम्हारी बहन को मारा था। सूजी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। अज़ाकी सेंसे कहते हैं, इसके पास जो पावर है उसे डीमन फ्लेम कहते हैं, जिससे वो किसी की भी लाइफ फोर्स को खींच सकता है। और सूजी कहता है, तो क्या आपको मतलब है इसके जैसे ही मेरे पास पावर है? अज़ाकी सेंसे कहते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, अगर मुझे कुछ पता होता तो जरूर मैं तुम्हारी हेल्प करता। अब कासुबाटा भी यहाँ पर आ गया था। वो उससे कहता है, तुम यहाँ पे बैठ के आराम से टीवी देख रहे हो, चलो काम करने का टाइम आ गया है। और उसके साथ उसकी पूरी टीम आई होती है। अज़ाकी सेंसे कहते हैं, अब से ये तुम्हारे क्लासमेट है और इनके साथ ही तुम पढ़ाई लिखाई करोगे। कासुबाटा कहता है, वैसे तुम्हारी फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे साथ कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम पे नजर रखूंगा। और इन सभी स्टूडेंट में से एक लड़का उसके पास आता है जिसका नाम है रैंडी हसुमा और वो उसकी फोटो भी लेता है। और इसके साथ एक डॉल भी है जिसका नाम है हजीमा। और ये सूजी को काफी ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि पता है ना ये उसकी सब्सक्राइबर है। अज़ाकी सेंसे कहते हैं, चलो बहुत बातें हो गई हैं, फाइनल टेस्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर एक मशीन रखी होती है। सूजी कहता है, ये किस चीज की मशीन है? अज़ाकी सेंसे बताते हैं, दरअसल ये मशीन बताएगी क्या तुम लायक हो या फिर नहीं। अगर एक बार तुम इससे अप्रूव हो गए तो फिर तुम छोटे छोटे मिशन कर पाओगे, जिसके बाद तुम्हारा लेवल अप होगा। एक बार लेवल अप होने के बाद तुम अपनी बहन के हथियारे यानी कि सैड बॉय के से भी फाइट कर पाओगे। अब ये सुनकर सूजी में जोश आ गया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये पास करके रहूंगा। अब सेंसे यहाँ पे मशीन का बटन दबाते हैं, जिससे यहाँ पर दो डीमन स्पिरिट आ गई थी और इनका नाम था युमोइकोन ब्रदर्स। अज़ाकी सेंसे कहते हैं, अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें इन्हें हराना होगा। अब सूजी यहाँ पे अपनी फ्लेम्स को निकालता है और एक ही अटैक में इन दोनों ही स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, लेकिन तभी अचानक सूजी को यहाँ पे चक्कर से आने लगता है। अज़ाकी सेंसे कहते हैं, सर अपना फोन देखो, जैसे फोन की बैटरी होती है वैसे स्पिरिट्स की भी बैटरी होती है, और सही कहूँ तो तुम अभी आउट ऑफ बैटरी हो। और जैसी ये बातें सूजी को पता लगती है वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब सूजी की आँख एक जगह पे खुलती है। वो देखता है कि अज़ाकी सेंसे और सभी लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो भी बैठ के अब खाना खाने लगता है। क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या था?
अजाकी सेंसे कहते हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई थी, और वैसे स्लीप एक बेस्ट रिकवरी है अपनी पावर को रिचार्ज करने के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो डीमन फ्लेम्स हैं और जो तुम्हारा दुश्मन है वो किसी की भी जिंदगी एक टच से ले सकता है। तो अगर कभी भी तुम कुछ करने के लिए जाओ तो ये बात ध्यान रखना कि वो हमसे 100 कदम आगे है। अब ये बातें सुनकर सूजी थोड़ा सा घबरा जाता है। अब ये फिर से सोने के लिए चला गया था। इसे पता लगता है कि इसे कोसुबाटा के साथ ही सोना है। कोसुबाटा कहता है, अब मुझे लगता है कि तुम अपना ध्यान खुद रख सकते हो। सूजी अब उससे माफी मांगने लगता है, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे पता लग गया है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और ऐसे बिहेवियर के लिए मुझे माफ करना, और वो तुम ही हो जो कि मुझे ट्रेन कर सकते हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो यार। और कोसुबाटा को ये बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर में ही बेहोश हो रहा था और रोज ऐसा ही चल रहा होता है। और अब सूजी के सामने एक टास्क भी है, जब तक ये एक बैटरी पावर में 100 बार इन डीमन स्पिरिट्स को नहीं हरा देता तब तक ये इसके लिए क्वालिफाइड नहीं होगा। और ये लगभग 40-50 और इसके बीच में ही बार बार डेड हो जाता है और वो डेली काफी ज्यादा मेहनत करता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक थे और 6 दिन तक वो ऐसा ही कर रहा होता है। एक दिन जब उसकी आंख खुलती है वो ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, अरे यार मैं कितना भी कुछ कर लूं लेकिन इससे आगे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब सारे टीचर्स और सभी स्टूडेंट इसको ही देख रहे होते हैं। मशीन के सामने खड़े हुए टीचर्स ये बोलते हैं कि अब तुम तैयार हो, जिसके बाद वो यहाँ पे डीमन स्पिरिट को आजाद कर देते हैं और सूजी एक एक करके उन डीमन स्पिरिट को खत्म कर रहा होता है। लेकिन इसकी बैटरी काफी जल्दी खत्म हो रही होती है, लेकिन सूजी यहाँ पे हिम्मत नहीं हारता। वहीं कुछ टीचर्स उसका मजाक बना रहे होते हैं कि जल्द ही इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी और ये यहाँ पे हार जाएगा। वहीं सूजी अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये सब वो अपनी बहन के लिए कर रहा है ताकि वो उसे इंसाफ दिला सके। वहीं उसकी बैटरी भी अब 20% पे आ गई थी। कासुबाटा उसका मजाक बना रहा होता है, क्या तुम इतनी जल्दी हार जाओगे? वैसे सही कहूँ तो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन सारे स्टूडेंट उसे चीयर भी कर रहे होते हैं, हमें पता है कि तुम कर सकते हो, बस थोड़ी देर और। तभी सूजी को एक बात समझ आती है कि वो इस टाइम ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तभी इसकी जो बैटरी है वो जल्दी गिर रही है। उससे शांत होकर इस फाइट को लड़ना होगा ताकि ये अपनी बैटरी पे कंट्रोल पा सके। और सूजी ऐसा ही करता है, जिसके बाद जो उसकी बैटरी है वो धीरे धीरे गिर रही होती है और ऐसे ही करते करते वो अपनी 100वें स्पिरिट को भी यहाँ पे खत्म कर देता है। अब यहाँ पे सेंसे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो काफी खतरनाक स्पिरिट को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। लेकिन सूजी इनसे भी फाइट कर रहा होता है, कभी 110, कभी 120, 130 और 161 पे आके इस मशीन ने भी जवाब दे दिया था। अब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। कुछ लोग ये बात कर रहे होते हैं कि एक नया रिकॉर्ड है जो कि सूजी ने बनाया है। अजाकी सेंसे भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये उनके लिए एक वर्दी स्टूडेंट है जो कि सिलेक्ट हो चुका है। अब अगले दिन इनकी क्लास स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर मैथ्स का टेस्ट चल रहा होता है। सूजी देखता है ये क्लास तो बाकी क्लास की तरह ही है। रेंट्री कहता है यहाँ पे भी पढ़ाई बाकी स्कूलों की तरह ही होती है ताकि स्टूडेंट इंगेज रहे। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तुम मुझसे कह सकते हो। जिसके बाद वो यहाँ पे एक फोटो भी लेते हैं। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि ये दोनों एक काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। और यहाँ पर एक लड़की बता रही होती है, कासुबाटा क्या तुम्हें ये पता है जिनके पास जिन डीमंस की जैसी पावर होती है उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल वैसी ही होती है। और सूजी कहता है, पुरुषुगा आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? और वो कहती है, पहले कासुबा सिखाओ, वो मुझे मैम कह के बुलाए। और भाई कासुबा इस पे चिढ़ गया था, जिसके बाद ये दोनों बहस करने लगते हैं। और रेंडी कहता है, अरे यार चिल करो, ये लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं। अब अजाकी सेंसे यहाँ पर आ गए थे। हे जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिटी में गोस्ट अकाउंट इंसिडेंट देखा गया है, हमने उसे ट्रैक किया था, तो चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें एक मिशन पे जाना है। और सूजी तुम तैयार रहना, ये तुम्हारा पहला मिशन होगा। और सूजी भी इसके लिए बिल्कुल तैयार था। वैसे मिशन पे जाने से पहले तुम्हारी टीम का क्या नाम रखना चाहिए? फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मरे हुए लोग होते हैं और यहाँ पर 2 डेड अकाउंट भी होते हैं, जिसमें से एक सैड बॉय के है और दूसरा उसी का साथी गारान होता है। और ये लोग बात कर रहे थे, उन लोगों ने बहुत जल्दी ही अकारी का अकाउंट ही रेज कर दिया। इससे मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। चलो अब टाइम आ चुका है उस डीमन फ्लेम वाले लड़के से मिलने का। अब ये लोग उस जगह पे आ गए थे जहाँ पे इन्हें मिशन करना है। अजाकी सूजी से कहता है, यहाँ पे तुम्हें कुछ डेड अकाउंट मिलेंगे, तुम्हें उन्हें रेज करना है। और सूजी अजाकी का ऐसा रूप देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। अब भाई अजाकी को देखकर काफी सारी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो उसे डिनर पे ले जाती हैं। अब दूसरी टीचर ये बताती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमें ये पता लगा है कि यहाँ पर बहुत सारे डेड अकाउंट है और कुछ लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हो गए हैं। वहीं दूसरा बंदा ये कहता है, दरअसल डेड अकाउंट एक डिजिटल बीइंग है जिसे समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चार्ज होना पड़ता है, इसलिए वो सारे डेड अकाउंट यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इस बिल्डिंग में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलते हैं। और क्योमी ये कह रही होती है, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी टीम इन दोनों पागलों के साथ क्यों बनाई? सूजी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये पागल हो सकता है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। और टीचर कहती है, तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें बिल्डिंग के सारे डेड अकाउंट को क्लियर करना है, वहाँ के सारे स्टाफ और सारे लोगों को बाहर
निकाल दिया गया है। और हाँ, यहाँ पे सारे लो लेवल अकाउंट ही हैं, तो आराम से अंदर जाना और जिंदा वापस आना। अब ये लोग अंदर आ गए थे। सूजी कियोमी से कहता है, अरे इतनी आराम से क्या घूम रही हो, यहाँ पे गोस्ट घूम रहे हैं, तुम्हें एक्टिव रहना चाहिए। तभी एक गोस्ट यहाँ पे आ गया था। कियोमी तभी पीछे हटती है और अपनी साइबर किनेसिस पावर का इस्तेमाल करके उस गोस्ट को यहाँ पे पकड़ लेती है। सूजी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था और सूजी का दोस्त कहता है, तुम्हारी साइबर किनेसिस इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम अपने फोन को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, क्योंकि यह लड़की एक म्यूजिक बैंड की काफी बड़ी फैन है, तो ये बार बार उन्हें स्टॉक करती रहती है, इसीलिए इसकी साइबर किनेसिस इस तरह की है। अब सूजी को भी ये चीज समझ आ गई थी। अब सूजी के पीछे एक गोस्ट आ गया था। कियोमी उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेती है और कोकोरो एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। अब उन दोनों के पीछे ही एक गोस्ट आ गया था। सूजी अपने फ्लेम से उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन इसके दोस्त इस पे ही चिल्लाने लगते हैं, अबे तू क्या पागल हो गया है, अपने फ्लेम से तूने तो हमें मार ही डाला था। फिर हम कुछ चोरों को देखते हैं जो कि यहाँ पे चोरी कर रहे होते हैं। तभी एक गोस्ट उन्हें आगे पकड़ लेता है। कियोमी तभी आकर उस पर अटैक करती है और वो सूजी को बता रही होती है कि वो ये काम क्यों नहीं करना चाहती थी। सूजी कहता है, अरे मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम काम करो या ना करो। अब कोकोरो भी उनकी मदद करता है और वो यहाँ पे इन गोस्टों को ठिकाने लगा रहा था। अब ये लोग ऊपर आ गए थे। कियोमी कहती है, हमें जल्दी ही ये खत्म करना होगा, क्योंकि मेरे फेवरेट सिंगर की लाइव स्ट्रीम अब स्टार्ट होने वाली है। और वहीं पर हम उन दोनों चोरों को लटका हुआ देखते हैं। तभी कियोमी उस गोस्ट को पकड़ लेती है। कोकोरो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। और इस गोस्ट का नाम था किरिका, जो अपने आप को हील कर लेती है। और फिर वो कियोमी को पकड़ लेती है और वो कह रही थी, मैं इसके पार्ट्स को अलग अलग करके फोटोजेनिक बनाऊंगी। जिसके बाद कोकोरो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता और वो उसे दूर फेंक के मारती है। सूजी उससे आकर कहता है, क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि ये लो लेवल गोस्ट है? कोकोरो कहता है, क्या तुमने साइबर किनेसिस की क्लास में ध्यान नहीं दिया था? गोस्ट अकाउंट के पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, जिन्हें हम कर्सिस कहते हैं, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिन्हें मिड लेवल या अपर लेवल गोस्ट अकाउंट माना जाता है। और ऐसे डेड अकाउंट को हराने के लिए हम टीम और प्लान बनाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अगर हमने ऐसे ही से फाइट की तो हम यहाँ पे मारे जाएंगे। कियोमी अब उस गोस्ट को अगली कहने लगती है, जिससे ये गोस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कियोमी का हाथ तोड़ के उसे नीचे फेंक देती है, जिससे ये अब बेहोश हो गई थी। और सूजी ने जितना सोचा था ये चीज उससे भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अब कोकोरो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग चाहकर भी उस गोस्ट को नहीं हरा पाएंगे। जिसके बाद वो उस गोस्ट पे अटैक कर देता है ताकि वो अपने साथी को छुड़ाकर यहाँ से भाग सके। और ये लोग सूजी की हेल्प भी इसलिए नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि उसकी फ्लेम से इन्हें खतरा है। अब कोकोरो उस पर अटैक करता है, लेकिन इस गोस्ट पे कोई भी असर नहीं होता। अब ये गोस्ट कियोमी को फोटोजेनिक बनाने के लिए उसका सर निकालने ही वाली होती है। तभी अचानक सूजी एक डोल में अपनी डीमन फ्लेम डालकर उसके ऊपर फेंकता है, जिससे कियोमी उसके हाथ से छूट जाती है और कोकोरो ने उसे पकड़ लिया था। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। वो गोस्ट भी इनका पीछा कर रही होती है। जैसे ये बाहर निकलने वाले होते हैं, यहाँ पर शटर लग जाता है। अब इनके बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। बाहर टीचर को भी ये चीज पता लग गई है कि वो लोग अंदर फंस गए हैं और वो रिइंफोर्समेंट के लिए कॉल करने लगती हैं। अब अंदर वो गोस्ट इन लोगों से ये कह रही होती है, तुम लोग वैसे भी मरने वाले हो, तो चलो अब बाहर आ जाओ। अब सूजी कोकोरो से कहता है, तुमने हमारी हेल्प की है। तभी कोकोरो को कुछ याद आता है, जिसके बाद वो सूजी की फ्लेम को अपने करीब ले आता है और इससे उसे कुछ भी नहीं होता। और वो सूजी को उस गोस्ट के हाथ पे देखने के लिए कहता है, जिसका हाथ अभी तक हील नहीं हुआ था। तुम्हारी डीमन फ्लेम किसी जिंदा इंसान पे काम नहीं करती, बल्कि ये मरी हुई चीजें और गोस्ट पे काम करती हैं। सूजी कहता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो फ्लेम है वो डीमन फ्लेम नहीं है, बल्कि ये डीमंस को रुला सकती हैं। सूजी कोकोरो को कहता है, चलो हमें एक प्लान बनाना चाहिए ताकि हम इस गोस्ट को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। बाहर वही गोस्ट अब काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जल्दी से अब बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें खत्म करना है, तुम लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। अब सूजी अपनी डीमन फ्लेम से उस किरिका पे अटैक कर देता है और इसने उस जगह पे अटैक किया होता है जहाँ पे ये दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकती। कोकोरो इसी चीज का फायदा उठाकर वहाँ पे अटैक करने लगता है। इससे किरिका को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसके बाद वो सूजी को काफी दूर फेंक के मारती है। अब किरिका गुस्से में ये कह रही होती है, अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हारे हाथ पैर सर सब चीजें तोड़ के तुम्हें फोटोजेनिक बनाऊंगी और तुम्हें एक ऐसी डॉल बना दूंगी जिससे लोगों को लगेगा कि ये कितना खतरनाक है। अब सूजी ये देखकर काफी ज्यादा डरने लगता है, उसे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। और ऐसा इसके साथ तब होता था जब ये कोई सीरियस फाइट लड़ने के लिए जाता था। अब सूजी को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है। वहीं कियोमी की फेवरेट आइडल की लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो गई थी। वो गोस्ट इस पे अटैक कर देती है और वो सूजी को पीछे कर देती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ के उस पे अटैक करने वाली होती है। तभी कियोमी अपनी पावर से उस गोस्ट को पकड़ लेती है और कियोमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अपने फेवरेट आइडल की लाइव स्ट्रीम पर सबसे पहले
कमेंट नहीं कर पाई और किरिका भी इसकी साइबर किनेसिस पावर से इस बार आजाद नहीं हो पा रही होती है। जिसके बाद वो दोनों ही उस गोस्ट पे अटैक करने लगते हैं। उस गोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसके जाल से बचने का ट्राई कर रही होती है और धीरे धीरे उसकी पकड़ भी ढीली हो रही होती है। तभी कियोमी को ये पता लगता है उसके फेवरेट आइडल को किसी और ने सुपर चैट कर दिया है और ये पहले नहीं कर पाई। इस वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस गोस्ट को और भी तेज पकड़ लेती है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर अब उस पर अटैक करने लगते हैं। वहीं हम उस अकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पे ये टीचर्स ये बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जो गोस्ट है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, कहीं वो बच्चे वहाँ पे मारे न जाएं। लेकिन एक टीचर यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सूजी को इस अकेडमी में नहीं देखना चाहता। वहीं उसके क्लासमेट भी इस चीज की चिंता कर रहे होते हैं कि उनके दोस्तों को हेल्प की जरूरत होगी। अब किरिका उनसे माफी मांगने लगती है लेकिन ये तीनों मिलकर उसे यहाँ पे तबाह कर देते हैं। सूजी को इसमें काफी ज्यादा मजा आया था। कोकोरो कहता है शायद यही तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी है। लेकिन ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सूजी इन्हें छोड़ के यहाँ से नहीं भागा और वो लोग कहते हैं तुम्हें जाके अपने कॉम्बोस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर सैड बॉय के पहुंच जाता है और सूजी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और इसके दोस्तों की आंखों में से खून आने लगता है। सूजी उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। जिसके बाद वो अपनी डीमन फ्लेम से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन केको इससे कुछ भी नहीं होता और तभी उसकी आंखों में से खून निकलने लगता है और अचानक से वो नीचे गिर जाता है। सूजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और आखिरकार वो उठ क्यों नहीं पा रहा है। तुमने मेरी बहन अकारी को मारा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। के कहता है ओ तुम हॉस्पिटल वाली अकारी की बात कर रहे हो यार, वो तो काफी सैड मोमेंट था, उसे मारने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी। ये सुनकर सूजी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। प्लीज मेरी बॉडी मेरा साथ दो। के कहता है तुम इस चीज के साथ दुनिया से कांटेक्ट बना सकते हो। एक बार दुनिया से तुम्हारा कांटेक्ट बन गया तो मरने के बाद भी तुम दोबारा जिंदा हो सकते हो। अब के उस पर अटैक करने ही वाला था तभी अजाकी आकर उसे बचा लेता है। हे अब तुम कौन हो? मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ और इनका टीचर भी। जिसके बाद वो इन सभी को उठाकर एक साइड ले जाता है और वो सूजी से कहता है तुम चिंता मत करो, ये लोग अभी मरे नहीं है, तुम इन्हें आवाज लगाते रहो, ये जल्द ही उठ जाएंगे। अब सूजी ऐसे ही उन्हें उठाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में वो उठ भी जाते हैं। अजाकी अब उनसे माफी मांगने लगता है। अरे यार मुझे माफ कर देना, मैं लड़कियों में फंस गया था, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी। अब के उन पे अटैक कर देता है लेकिन तभी यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। सूजी कहता है आखिरकार ये कैसा बैरियर है? कोकोरो ये बताने लगता है दरअसल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया है और ये 3 मिनट तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एंटिटी को रोक सकता है और अगर इसके अंदर से कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट पास करता है तो ये टूट जाता है। अजाकी कहते हैं अब तुमने बहुत कर लिया, अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो बाहर आ गए थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक फिश को बुला लेते हैं और के पे अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं लेकिन के को इससे कुछ भी नहीं होता। के उस पे अटैक करने लगता है। अजाकी उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। सोजी ये समझ गया था कि अजाकी सेंसे एक अलग ही लेवल पे है और वो कोकोरो से पूछता है आखिरकार ये किस तरह की पावर है और कोकोरो कहता है ये कोई साइबर किनेसिस पावर नहीं है क्योंकि अजाकी ऐसा कुछ यूज ही नहीं करते। वो तो अपनी स्पिरिचुअल पावर को डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्ट करके उसे यूज करते हैं और इनके पास जो फैन है वो यही काम करता है। पहले के जो एग्जॉर्सिस्ट थे वो ऐसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल किया करते थे और इसमें उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आया करती थी, इसलिए उन्होंने ये एकेडमी बनाई ताकि नई जनरेशन को उनकी साइबर किनेसिस पावर का सही से इस्तेमाल करना सिखाया जा सके। अब के ने फिर से अजाकी पे अटैक कर दिया था। अजाकी उसे रोक रहा होता है लेकिन ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो थोड़ा सा वीक है और उसकी आंखों से अब खून आने लगता है और फिर अजाकी 3 फिशेस को बुलाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। कोकोरो अब ये बता रहा होता है अजाकी बचपन से ही काफी ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने 18 साल की उम्र में ही क्लैविटी लेवल के मॉन्स्टर को भी हरा दिया था जिस वजह से इन्हें लिविंग लेजेंड का टाइटल मिला। लेकिन इन्होंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया था क्योंकि ये चाहते थे कि आने वाली जनरेशन को ये अच्छे से सिखा सके और मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि अजाकी कभी हार सकते हैं। अब अजाकी दोबारा से के पे हमला करता है। इस बार के यहाँ से गायब हो जाता है। सभी को ऐसा लगता है कि वो मारा गया है लेकिन अजाकी यहाँ पे मना करते हैं। हम देखते हैं कि इंटरनेट की मदद से ग्रान ने की को अंदर खींच लिया है और वो उनसे पूछता है सर आपने तो कहा था कि आप बस हेलो बोलने जा रहे हो लेकिन आपकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई है। के कहता है हाँ इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, रियल वर्ल्ड में मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। ग्रान कहता है सर अब इसकी टेंशन मत लीजिए, बस कुछ ही टाइम में लैंड ऑफ डेड अकाउंट कंप्लीट होने वाला है। अब अजाकी यहाँ पे बच्चों को बता रहे होते हैं दरअसल के अभी मरा नहीं है, उसकी बैटरी डेड हो गई थी इसलिए वो पावर सेविंग मोड में लड़ रहा था। कोकोरो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा उदास था कि जब के अपनी सबसे कमजोर फॉर्म में था ये लोग उसे नहीं हरा पाए। अब सोजी को ये तो समझ आ गया था कि वो कितना ज्यादा कमजोर है और अब जाके उसे अजाकी जैसा बनना है ताकि वो के को हरा सके। वहीं के डेड अकाउंट पे फॉलोअर्स काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं और पिछले 5 दिनों में वो 3000 तक बढ़ चुके हैं। ये देखकर अकेडमी के टीचर्स को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। एक टीचर कहती है
आजकल ये रूमर्स बहुत फैल रहे हैं कि जो भी के अकाउंट को फॉलो करेगा वो मारा जाएगा, इसलिए लोग टेस्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब टीचर्स अजाकी से ये पूछते हैं कि वहाँ पर क्या करने आया था। अजाकी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है सोजी और के की एबिलिटी दोनों सेम हैं, इसलिए वो सोजी को मारने के लिए आया था ताकि वो उसे डेड अकाउंट बना सके। ये सुनकर सभी टीचर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एक टीचर सोजी को मारने के लिए कहता है इन्हें ऐसा लगता है कि वो इनके लिए खतरा है। अजाकी कहते हैं वो मेरा स्टूडेंट है और मैं सारा कुछ देख लूंगा, तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मुझे एक चीज पे गुस्सा आ रहा है, इंटेलिजेंट डिवीजन चीफ आपको पता था कि उस बिल्डिंग में मिड लेवल गोस्ट है, तो आपने ये बताया क्यों नहीं। वो बंदा इस पे मना कर रहा होता है और वो नॉन्जो की तरफ देखने लगता है। नॉन्जो को सोजी शुरू से ही पसंद नहीं है और वो उसे मारना चाहता है। अजाकी कहते हैं मुझे अभी अभी पता लगा है सोजी की जो डीमन फ्लेम है वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए वो हमारी साइड है और अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो वो एक मर्डर कहलाएगा, तो सोच समझ के फैसला लेना। प्रिंसिपल उसकी बात मान जाती है कि अब वो हमारा स्टूडेंट है, हमें उसकी देख रेख करनी चाहिए। वही सोजी अभी भी अजाकी की तारीफ कर रहा होता है। कुछ सीनियर्स उसे देख रहे होते हैं और उन्हें ये पता लग गया है कि सोजी ने अपने पहले ही मिशन में मिड लेवल गोस्ट को हराया है, इसलिए वो लोग अभी से पसंद करने लग गए हैं। अब दूसरी क्लास ये बात कर रही होती है हमें सोजी की क्लास को दिखाना होगा कि सबसे सुपीरियर क्लास कौन सी है। अब ये लोग नर्स के ऑफिस पहुंच गए थे जहाँ पे कियोमी का ट्रीटमेंट अब खत्म हो चुका था और सोजी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि उसके शरीर पे एक भी निशान नहीं है। अब वहाँ पर एक नर्स आ गई थी। सोजी उसे हेलो बोलता है, वो कहता है मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। नर्स कहती है नहीं दूसरी बार, पहली बार तुम बेहोश पड़े थे। और फिर मीना सोजी की एक फोटो खींचती है और वो अपनी साइबर किनेसिस पावर का इस्तेमाल करती है जिससे सोजी की जितनी भी चोट होती है वो ठीक हो जाती है, लेकिन इससे मीना की जो बैटरी होती है वो ड्रेन हो जाती है। अब सोजी कहता है वैसे मेरे भी चोट लगी हुई है, क्या आप मेरे सारे कपड़े उतार कर मुझे ठीक नहीं कर सकती। और वो कहती है हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मैं मेडिकल पर्पस के लिए कर रही हूँ और तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें ठीक करने के बाद तुम्हारी सारी फोटो डिलीट कर दूंगी। अब उनके क्लासमेट भी वहाँ पर आ गए थे जिन्हें उनकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। अब एक दोस्त जाकर सोजी से मिलता है क्योंकि उसे पता लग गया है कि उसकी फ्लेम ह्यूमंस को हर्ट नहीं करती। जिसके बाद ये तीनों अब प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे होते हैं। मीना कहती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ये लोग बोलते हैं हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं और सोजी को ये सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जिसने उसकी बहन को मारा था उसके सामने होने के बावजूद भी ये उसे नहीं हरा पाया। मीना कहती है तुम सबकी बैटरी अभी डाउन पड़ी है तो तुम अपनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग अब एक्सरसाइज करने के लिए चले गए थे। इनके दोस्त ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं, भले इनकी बैटरी डेड पड़ी है लेकिन फिर भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अजाकी ने मीटिंग में ये वादा किया होता है अगर सिचुएशन बिगड़ी तो वो खुद सोजी को मार देगा और उसे ऐसा लगता है कि ये टाइम कभी नहीं आएगा। और उसने सभी के सामने ये कहा होता है कि स्कूल और क्लास B1 को सोजी की काफी ज्यादा जरूरत है और ये सारा कुछ वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहा होता है। अब सोजी कासुबटा के पास आ गया था, उससे कहता है चलो मेरे साथ ट्रेनिंग करो क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लेकिन वो देखता है यहाँ पे वो फोन में गालियाँ दे रहा होता है और ये स्ट्रीम पे उन लोगों को गाली दे रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा बुरे हैं और किसी की भी साइबर किनेसिस इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो फोन को किस तरह से यूज करते हैं। तो सोजी को इसकी पावर अब समझ आने लगती है। अब कासुबाटा यहाँ पर उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रैंडी कहता है सोजी तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए हियोरी के पास जाना चाहिए। अब ये हियोरी के पास आ गया था जो कि एक छोटी सी डॉल होती है। अब सोजी को समझ नहीं आता ये उससे फाइट कैसे करेगी, लेकिन तभी वो देखता है ये डॉल बिल्कुल भी हिल नहीं रही है और साइड में इसकी जैसी बहुत सारी डॉल है। अबे भाई ये क्या चल रहा है, क्या मैं गुड्डे गुड़ियों से फाइट करूंगा। अब वो पीछे से आ गई थी। वो सोजी से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये सारी बस ऐसी ही डॉल है। असल में जो मेरे पास पावर है वो किसी भी डॉल को कंट्रोल कर सकती है भले ही मैं कितनी भी दूर हूँ। और अभी मैं अपने रूम में बैठी हूँ और मैं इस डॉल को कंट्रोल कर रही हूँ। जिसके बाद ये लोग अब ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए थे। इमोटो हियोरी के कहने पर एक बड़ी सी डॉल ले आया था। अब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी और सोजी ये सोच रहा होता है अरे ये प्यारी सी डॉल मेरा क्या करेगी। लेकिन तभी अचानक वो डॉल उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगती है और इस डॉल का फेवरेट जॉनरा जो है वो है फाइटिंग गेम्स। इस वजह से वो इसे काफी बुरी तरीके से मार रही होती है। सोजी भी कहता है चलो अब सीरियस होने का टाइम आ गया है और हियोरी ने भी अब अपनी बॉडी को स्विच कर लिया था। सोजी जैसे उस पर अटैक करता है इससे हियोरी को कुछ भी नहीं होता। हियोरी उसे मारते हुए ये समझा रही होती है किसी भी फाइटर को अपने ओपोनेंट की रिदम और ब्रीथिंग को समझना चाहिए तभी वो उसे अच्छे से फाइट कर सकता है। हियोरी ने अब उसे मारकर नीचे फेंक दिया था। वो सोच रहा होता है कि वो ऐसा कैसे करेगा। जब उसके ये सारा कुछ समझ आ जाता है अब वो हियोरी से सही से फाइट कर पा रहा होता है। अमोटो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। अब हियोरी जैसे उस पर अटैक करती है सोजी उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। लेकिन हियोरी यहाँ पे अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करती है जिससे वो सोजी को हरा देती है। सोजी कहता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या मैं तुम्हें मास्टर कह सकता हूँ। हियोरी कहती है बहुत टाइम बाद किसी ने मेरे मूव को रोका है, हाँ तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। अब सोजी नहा धोकर यहाँ पर आ गया था और वो हियोरी
ह्योरी के बारे में ही सोच रहा होता है। अरे काश एक बार मैं ह्योरी से मिल पाऊं, उन डॉल से मिलके तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। वहीं क्योमी और एक लड़की बाथरूम की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उनकी टक्कर सोजी से होती है और वो लड़की उससे माफी मांगने लगती है। सोजी कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गलती तो मेरी है, ये माफी क्यों मांग रही है, और वो लड़की इसे ह्योरी कह के बुला रही होती है। सोजी समझ जाता है कि ये उसकी मास्टर ह्योरी है, जो कि काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है। अब सोजी उसे ह्योरी कह के बुलाने लगता है, लेकिन वो यहाँ से भाग गई थी और उसकी डॉल आकर उसके मुंह पे एक किक मारती है। क्योमी बताती है जब ह्योरी गेम खेलती है तो वो बिल्कुल अलग पर्सन होती है और उसे कमरे में रहना, गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो जगह उसे पैराडाइज लगती है। अब सोजी को यह सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों के बारे में अच्छे से जान पा रहा है। सोजी को एक मैसेज आता है जो कि अज़ाकी ने भेजा होता है और उसने के को एक्सरसाइज करने के लिए एक मीटिंग बुलाई होती है और अगले दिन काकीको और अज़ाकी कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके रास्ते में नांजो आ जाता है, उनसे पूछता है तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो, और वो उसे मीटिंग के बारे में बता देता है। नांजो ये कहता है मुझे यकीन है कि तुम उस डीमन फ्लेम वाले लड़के को इसमें ज्वाइन नहीं होने दोगे। अज़ाकी कहता है ये मेरे हाथ में नहीं है, वैसे प्रिंसिपल ने उसे स्टूडेंट मान लिया है, तो आगे जो भी होगा वो उनकी मर्जी से होगा। नांजो कहता है पर ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी क्लास के होते हुए क्लास भी कभी भी चुनी नहीं जाएगी। और मीटिंग में सोची के को एक्सरसाइज करने के प्लान के बारे में पूछ रहा होता है और ये बताते हैं पहले भी के को एक्सरसाइज करने के लिए 2 मिशन किए हैं, लेकिन दोनों ही फेल हो गए थे। हमारा प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था, लेकिन के ने उस टाइम अनएक्सपेक्टेड चीज की जिससे हमारे काफी सारे स्टूडेंट मारे गए। लेकिन इस बार हमें के को पूरी प्लानिंग के साथ एक्सरसाइज करना होगा और इसमें हमें स्पिरिट मीडियम सोसाइटी और मिडल एकेडमी की पूरी ताकत चाहिए होगी। कासुबाटा पूछता है क्या हमें के की लोकेशन के बारे में पता लग गया है। टीचर बताती है दरअसल उसकी पुरानी लोकेशन के हिसाब से हम उसे ट्रैक कर रहे हैं और जैसे ही हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगेगा हम अपने मिशन को स्टार्ट कर देंगे और ये मिशन इस साल के एंड तक होगा। जिस पे सोजी कहता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2 महीने के अंदर ही ताकतवर होना होगा। इनके सेंसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि तुम इस प्लान की पार्ट नहीं हो। ये सुनकर सोजी काफी ज्यादा शॉक होता है, जिसके बाद इमोटो उसे ये बताता है रूल के हिसाब से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट किसी भी हाई लेवल अकाउंट या उसके ऊपर के एक्सोसिज्म में पार्ट नहीं ले सकते। और सोजी कहता है अगर वो उसे स्पेल भी कर देंगे तो वो उसे इससे दूर नहीं रख सकते। और कासुबाटा उसे ये बताता है दरअसल एक्सोर्सिज्म वाली टीम में जाने का एक और रास्ता है, या तो उन्हें किसी स्टूडेंट की साइबर किनेसिस पावर की जरूरत हो या फिर उस स्टूडेंट ने अपने आप को प्रूफ किया हो। और टीचर कहते हैं ये सिर्फ ए बी बैटल से हो सकता है, क्योंकि हर साल क्लास ए और क्लास बी के बीच में एक कंपटीशन होता है जहाँ पे उन्हें अपने आप को साबित करना होता है और उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें रैंक मिलता है, जिससे पता लगता है कि आप कितने अच्छे एक्सोसिस्ट हैं। जिसके बाद ये सभी लोग अपने टीम वर्क को अच्छा करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए चले गए थे। तभी सोजी के सामने एक स्पिरिट आ जाती है। इमोटो अपनी साइबर किनेसिस का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक बैरियर बना देता है और सोजी इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो इमोटो की तारीफ करने लगता है। लेकिन इमोटो यहाँ पे गाना सुन रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि सोजी उसे गालियां दे रहा है, जिस वजह से उसका बैरियर यहाँ पे हट जाता है और वो स्पिरिट इन पे हमला कर देती है। और इमोटो कहता है जब मैं अपने म्यूजिक पे फोकस नहीं करता तो मेरा बैरियर टूट जाता है। अबे यार तो अपने म्यूजिक पे फोकस करना। अब रेडी सबको अलग अलग होने के लिए कहता है, जिस वजह से इन लोगों ने उन 16 स्पिरिट्स को यहाँ पे घेर लिया होता है। सोजी पूछता है आखिरकार ये कैसे हुआ। हियोरी सोजी को ये समझाने लगती है रेनरी उनकी क्लास का एक ब्रेन है और रेनरी की साइबर किनेसिस कैमरे की तरह सभी चीजों पे नजर रख सकती है और ऐसे ही एक एक करके ये सारी स्पिरिट को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अज़ाकी को इनका टीम वर्क काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब काकीको सेंसे को भी ये समझ आ गया था कि ये पिछली बार की एबी बैटल से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और रेनरी कहता है सोजी के साथ होने की वजह से हमें काफी सारे चांस मिल रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है ये थोड़ा सा स्लो है। सोजी को ये समझ आ गया था कि उसके दोस्त काफी ज्यादा कमाल के हैं तो उसे भी उनकी बराबर होना होगा। जिसके बाद वो सोलो ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे रुक जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके इधर उधर भाग रहा होता है। तभी वो अकारी के हेयर पिन को बाहर निकाल लेता है जिससे उसे और भी ज्यादा हिम्मत मिल सके, लेकिन अचानक से वो बेहोश होकर यहाँ पे गिर जाता है। तभी एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भी मेरी तरह ही हो, क्या ये हेयर पिन तुम्हारी बहन का है। और सोजी बताने लगता है हाँ ये उसे काफी ज्यादा पसंद था और वो हमेशा इसे पहना करती थी और मैं इसे अपने पास हिम्मत के लिए रखता हूँ। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे इमोशनल हो जाता है तो वो सोजी को वो वापस करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो अपनी साइबर किनेसिस पावर का इस्तेमाल करके उसे जला देता है। सोजी को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उसकी बहन की हेयर पिन जला दी है। अब ये दोनों फाइट करने वाले थे तभी हियोरी इनके बीच में आ जाती है और वो सोजी को समझाती है ये क्लास 1 का स्टूडेंट है जिससे हमारा कंपटीशन है और ये ऐसे ही लोगों को बुली करता है। अब वो पूरी क्लास यहाँ पर पहुंच गई
थी, हियोरी सोजी को पीछे हटने के लिए कहती है क्योंकि वो क्लास बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी सोजी दे पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन वन क्लास के 2 स्टूडेंट उसे पकड़ लेते हैं और तभी कासुबाटा आकर वन क्लास के सीआर पर अटैक कर देता है और वकारी उनके अटैक को रोक लेता है। और कासुबाटा क्लास 1B का सीआर है और यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास 1B भी आ गई थी और दोनों क्लास एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। फिर हम सैड बॉय के को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास था और वो सूजी के बारे में पूछने लगता है। गारान कहता है अब टेंशन मत लीजिए, हम जल्द ही सूजी से मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उसके साथियों को ठिकाने लगाना होगा। और इधर सूजी ने फिर से दे के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो इसके अटैक से आसानी से बच जाता है। अब दे यहाँ पे अपनी फायर वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है। सूजी ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि इसने बिना फोन के अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया है और दे अब इनका मजाक बनाने लगता है। चलो मैं तुम्हें पिछली AB बैटल का रिजल्ट बताता हूँ, उसमें हम जीते थे क्योंकि हम काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारी क्लास में काफी सारे लूजर भरे हुए हैं, उनमें से एक की पावर है लोगों पर नजर रखना, ये भी कोई पावर है। तुम्हारी क्लास में सारे के सारे लूजर्स भरे हुए हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे सेंसे भी। ये सुनकर सूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो देखा वो हाथ पकड़ लेता है जिसमें फायर चल रही होती है। तभी बगारी उनके सिर के ऊपर से अटैक करता है और उन्हें कहता है बस बहुत हो चुका। सूजी मैं दे की तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, तुम्हारी क्लास सच में बिल्कुल बेकार है क्योंकि तुमने अपनी क्लास में इस लड़के को एक्सेप्ट किया है जिसके पास डीमन फ्लेम है और इस साल के एंड तक हम तुम्हें हरा देंगे, उसके बाद तुम्हें पता लग ही जाएगा कि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। कासुबाटा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस बार हम हारेंगे? नहीं, सूजी की होने की वजह से इस बार हम जरूर जीतेंगे। देवी उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, तुम जब चाहो मुझसे फाइट कर सकते हो। अब यहाँ पे मीना सूजी की चोट सही कर रही होती है। अब सूजी असाकी के पास आ गया था, वो अपने दोस्तों के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि वो आने वाले कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर सूजी को दे की बात याद आती है और वो असाकी से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करें। फिर हम देखते हैं कि किसी ने के को मैसेज किया होता है ताकि वो उसकी विश पूरी कर सके और अब वो दिन भी आ चुका है जब AB बैटल होने वाली है और ये लोग उस जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे ये बैटल होएगी। अब ये लोग उस जगह पे पहुँच गए थे। सूजी कहता है ये तो जगह वही है जहाँ से हम आए थे। इनकी टीचर कहती है नहीं, ये जगह सोसाइटी की है, इन्होंने इसे सिटी की तरह बनाया है और हाँ तुम्हें इसे हार्म नहीं करना और कंपटीशन में तुम किसी की भी जान नहीं ले सकते वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर अजाकी सेंसे वीडियो कॉल पे इन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इस फाइट से ये साबित होगा कि क्या तुम के को हराने वाली टीम में ज्वाइन होने के लायक हो या फिर नहीं। और हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, सारे सीनियर्स तुम्हें देख रहे हैं तो अच्छे से फाइट करना। वही नैंजो अपनी क्लास को भी बेस्ट ऑफ लक कह रहा होता है और वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है और प्लान इनका ये है कि ये दूसरी क्लास के हर एक मेंबर को संभालेंगे जिससे उन्हें हराना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। जिसके बाद दोनों ही क्लास अब फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी। रेनरी सूजी से ये कहता है तुम टेंशन मत लो, आज हम ही जीतने वाले हैं और उस दिन हम इसलिए चुप थे क्योंकि उनकी बदतमीजी का जवाब आज हम खुद देंगे। अब यहाँ पे इनकी बैटल स्टार्ट हो गई थी। कासुबाटा अपने हैमर को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है और अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड करके क्लास A पे अटैक कर देता है। क्लास A भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी और वान अपनी फ्रोजन पावर का इस्तेमाल करके उन सारे ही हमलों को रोक लेता है और इसने यहाँ पे अपनी काफी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया है तो उसकी बैटरी 100 से सीधा 50% पे आ जाती है। अब कासुबाटा को ये सेंस हो गया था कि वकारी का हमला उनकी तरफ बढ़ रहा है तो ये सभी लोग इमोटो के साथ जुड़ जाते हैं और वो यहाँ पे एक बैरियर बना लेता है। अब कासुबाटा वकारी के बारे में बताने लगता है। वो काफी ज्यादा ताकतवर है, भले ही वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है लेकिन उसने मिड लेवल गोस्ट को हराया है और वो काफी सारे एक्सोसिज्म में भी गया है और वो अपने कटर की कर्स पावर को किसी भी तरह से चेंज कर सकता है। और हाँ अगर ऐसी नौबत आ जाए कि तुम्हें वकारी से फाइट करनी हो तो चुपचाप वहाँ से भाग जाना, उसके साथ फाइट मत करना। अब सभी लोग एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं ताकि ये उन्हें हरा सके। क्लास A के एक स्टूडेंट ने यहाँ पे बेस्ट को भी समन किया होता है ताकि वो क्लास B को यहाँ पे ढूंढ सके लेकिन कोई भी उसे यहाँ पे नहीं दिखता। वकारी भी ये सोच रहा होता है जल्दी से मुझे इस बैटल को खत्म करना होगा ताकि मैं सैड बॉय के एक्सोसिज्म में पार्टिसिपेट कर सकूं। तभी वकारी वहाँ पे कुछ बॉक्सेस को काट देता है। वो देखता है कि एक बॉक्स यहाँ पे हिल रहा है और वो उसे कहता है मुझे पता था कि तुम यहीं छुपी होगी। अब हियोरी काफी ज्यादा डरने लगती है और उसे कासुबाटा की बात याद आती है जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी वकारी उस पर अटैक कर देता है लेकिन इस बॉक्स के अंदर वो डॉल होती है और ये सारा प्लान कासुबाटा का होता है क्योंकि उन्हें पता था कि वो पूरी क्लास अलग अलग होके उनके सभी साथियों को ढूंढेगी तो उनका प्लान ये होगा। तो सबसे पहले उन्हें हियोरी की मदद से वकारी को अलग करना होगा और वकारी ये समझ गया था कि ये एक ट्रैप है। तभी क्लास B1 उस पर अटैक कर देती है। वकारी कहता है तुम क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये टीम वर्क बिल्कुल बेकार है, मैं एक साथ तुम्हें हरा सकता हूँ।
जिसके बाद वो सभी से बच के उन पे अटैक कर देता है, लेकिन ये लोग इमोटो का बैरियर यूज करते हैं और बच जाते हैं। अब कासुबाटा लगातार उस पे अटैक कर रहा होता है ताकि उसके क्लासमेट आने से पहले ये उसे हरा सके, लेकिन जैसे ही उसके हमले खत्म होते हैं वकारी देखता है कि कियोमी ने उसकी स्वॉर्ड को जमा दिया है, जिस वजह से वो यहाँ पे हिल नहीं पा रहा होता है। तभी सोजी आकर उसकी एक जोरदार लात मारता है। नांजो को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। प्रिंसिपल को भी इनकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उन्हें क्लास भी अब अच्छी लगने लगती है। अजाकी कहता है अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा एक स्टूडेंट आना बाकी है जो कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल है। अब क्लास बी को ऐसा लगता है कि उन्होंने वकारी को हरा दिया है। तभी वकारी फिर से हिलने लगता है। कासुबाटा और सोजी उसे रोकने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के अपने गले पे मार लेता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद को मार रहा है, लेकिन नहीं, ये इस गम को काट रहा होता है ताकि ये इससे बाहर निकल सके। अब वकारी यहाँ पे आजाद हो गया था। वो कहता है नॉर्मली मैं स्लाइस यूज करता हूँ जो कि चीजों को काट सकती है, जिससे मैं अपनी सर्विंग स्वॉर्ड को ह्यूमंस के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी को भी मार सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी डर नहीं है। तभी वकारी क्लास B1 पे अटैक कर देता है। इमोटो के बैरियर के बाहर सिर्फ हियोरी की ही डोल होती है जो कि इस अटैक में कट जाती है और आसपास के घर भी यहाँ पे कट गए थे। वकारी अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और वो सबसे कहता है मैं तुम सब लोगों के हाथ और पैर काटने वाला हूँ। और ये लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन सोजी को अभी भी यकीन है कि ये लोग बच सकते हैं क्योंकि उनके पास इमोटो का बैरियर है, लेकिन उसकी पहले ही फटी पड़ी है क्योंकि जब तक वो म्यूजिक पे फोकस नहीं करता तब तक वो सही से बैरियर नहीं बना पाएगा। वहीं वकारी उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है, खासकर इमोटो की, और इसके दोस्तों को ये सहन नहीं होता और वो उस पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। इमोटो अपने दोस्तों को देखता है कि वो उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अब वकारी ने उन पे अटैक कर दिया था, लेकिन तभी अचानक वो सारे लोग एकदम से गायब हो जाते हैं और अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है वकारी क्या तुम्हें पता नहीं है, विंडो सिर्फ झांकने के लिए नहीं बल्कि पास होने के लिए भी होती है। सभी टीचर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। रेनरी वकारी को बाय बोलकर अब विंडो को बंद कर देता है और क्लास 1B को इसकी ये पावर के बारे में नहीं पता था। अब सोजी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इमोटो अभी भी डर रहा होता है। वहीं वकारी ने रेनरी की विंडो को फोर्सफुली खोल दिया था, जिसके बाद वो कासुबाटा के पास पहुंच जाता है। फिर हमें इसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे ये बता रहा होता है मैं एक्सोसिस्ट की फैमिली में पैदा हुआ था जहाँ पे शुरू से ही मुझे परफेक्शन और करेक्ट होना सिखाया गया था, जिस वजह से मैं सैड बॉय के को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वहीं सोजी के पास भी बिल्कुल सेम पावर है, तो इसलिए मैं उसे भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास टैलेंट ना होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक्सोसिस्ट कहते हैं। और मैंने ये विंडो इसलिए चुनी कासुबाटा क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। और कासुबाटा कहता है लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। और ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और दोनों के ही अटैक एक दूसरे को नहीं छू रहे होते हैं, लेकिन वकारी कासुबाटा का हैमर और उसके कपड़े काट देता है और वो कासुबाटा को ये कह रहा होता है तुम्हारा ट्रू नेचर वल्गैरिटी और वायलेंस है, तुम्हें ये नहीं छुपाना चाहिए। और देखो ही ले लो, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो विलन वाली है और वो वैसे ही रहता है, इसलिए वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है और बचपन से ही मुझे परफेक्ट होना सिखाया गया है और इसलिए मैं लोगों को करेक्ट करता हूँ। और कासुबाटा अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी करेक्ट करने वाला हूँ और ये मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके करूंगा। और वकारी ने कासुबाटा को यहाँ पे इंजर्ड कर दिया था। वो उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है और यहाँ पे सोजी के सामने दे आ गया था और वो सोजी के सामने बड़ी बड़ी बातें मार रहा होता है। ओ तो तुम मेरे सामने आ ही गए, अब मैं सोच रहा था कि तुम्हें बुली कैसे करूं, तुम्हारा सर उड़ा के या फिर तुम्हारी उंगलियां जला के। लेकिन भाई सोजी यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी टीम ने उसे ऐसा करने से मना किया है और दे ये देखकर काफी ज्यादा जल रहा होता है, जिसके बाद वो सोजी पे अटैक कर देता है। सोजी उसके अटैक से बच गया था और वो कहता है मैं अभी भी नहीं भूला कैसे तुमने अकारी और क्लास 1B की बेइज्जती की थी। दे बोलता है वैसे मैं तुम्हें बताऊं, इस टाइम वकारी और कासुबाटा लड़ रहे हैं और क्या तुम्हें पता है कासुबाटा काफी ज्यादा डरा हुआ है और मुझे पता है कि तुम तब हर्ट होते हो जब दूसरा डरा हुआ होता है और मैं लोगों के एक्टिव इमोशन को सेंस कर सकता हूँ। और वकारी ने तो कासुबाटा को स्कूल में भी देखा नहीं है, वो उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे। और वो सोजी को अब गुस्सा होने के लिए कहता है, लेकिन सोजी यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे यकीन है कि कासुबाटा कभी भी नहीं हारेगा। लेकिन हम कासुबाटा को ही देखते हैं जो कि काफी बुरी तरीके से हारा होता है और वकारी ने उसे हॉट स्प्रिंग में फेंक दिया था। चलो अब टाइम आ चुका है, हार मान लो। अब वो पानी से निकल के कहता है तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं, लेकिन पानी में जाने के बाद मेरा दिमाग क्लियर हो गया है और मुझे ये पता लग गया है यहाँ पे तुम गलत हो और मैं सही। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल में कौन ताकतवर है। वही हम रेनरी को देखते हैं जो कि कासुबाटा की तरफ जा रहा होता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। तभी उसके सामने इको आ जाता है। रेनरी उससे कहता है क्या तुम ऐसे रिएक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हारे सामने कभी आया ही नहीं क्योंकि मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। इको कहता है तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी लेकिन तुमने कभी बताया नहीं, मुझे तो लगा था कि तुम लोगों पर कैमरे की तरह नजर रख सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो मुझे हरा के जाना होगा। अब इको ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बीस्ट को यहाँ पे बुला लिया था। फिर हम उसका पास्ट देखते हैं जहाँ पर इको के पास काफी सारी बिल्लियां होती हैं, लेकिन वो उन्हें घर पे लेके नहीं जा सकता क्योंकि उसके घर में इतनी ज्यादा जगह नहीं है। नांजो अब उसके सामने आ गया था। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में जगह नहीं है,
इसलिए तुम इन्हें लेकर नहीं जा रहे हो और इस वजह से तुमने इलेक्ट्रॉनिक पेट पाल रखे हैं। मुझे एक जगह से रिपोर्ट मिली थी कि तुम्हारे घर के ऊपर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक पेट उड़ रहे हैं और फिर नानजो उसे मेडन एकेडमी ले गया था, जहाँ पे ईगो ने पहली बार में ही साइबर बीस्ट को शांत करा दिया होता है और नानजो ने उसे कहा होता है जब तक कि वो एग्जोसिस्ट का काम करेगा तब तक उसे उसकी एबिलिटी के हिसाब से पैसे मिलेंगे और वो यहाँ पे एकेडमी में रह सकता है। और प्रेजेंट में ईगो रैंडी से फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। फिर हमें रैंडी और कासुबाटा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे रैंडी और कासुबाटा पहली बार मिले थे और ये 6 साल के थे। रैंडी के साथ उसका भाई भी था। इनकी फैमिली पावर के चक्कर में काफी ज्यादा पागल थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इनके बच्चे अपनी साइबर किनेसिस पावर को अवेकन कर ले और ट्रेनिंग के नाम पे वो इन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। रैंडी को ऐसा लगता था शायद उसकी ही फैमिली ऐसी है, लेकिन जब उसे पता लगा कासुबाटा के बारे में तो उसकी फैमिली भी वैसी ही थी और कुछ सालों बाद भी इनकी साइबर किनेसिस पावर अवेकन नहीं हुई थी और इनकी फैमिली ने इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद 3 दिनों तक इन्हें कोई भी खाना पाने दिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया होता है, जिस वजह से रैंडी का भाई भी मारा जाता है। उसके भाई ने मरने से पहले ये कहा होता है तुम्हें मेरी शक्ल याद रखनी है, लेकिन जब उसकी फैमिली को रूटा के बारे में पता लगता है तो वो कुछ खास यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करते और ये चाहकर भी उसे भूल नहीं पाया। और फिर एक दिन कासुबाटा उसे लेने के लिए आ गया जब उसे रैंडी के भाई के बारे में पता लगा, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली से परेशान हो गया था और वो नहीं चाहता था कि इसके भाई का जैसा हाल इसका भी हो और ये लोग वहाँ से भाग गए थे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो इनका मन करेगा ये वही करेंगे। इन्होंने बहुत सारे काम भी किए, कुछ गलत काम भी, लेकिन एक दिन उसे ऐसा लगने लगा कि वो यहाँ पे खुश नहीं है और फिर उसे पता लगा कि वो अपने भाई का चेहरा यहाँ पे भूल रहा है और कासुबाटा ने उसे एक दिन फोन दिया और कहा कि अपनी फोटो खींच के अपने भाई का चेहरा याद रखो। और तब मैंने बहुत सारी फोटो ली ताकि मैं किसी का भी चेहरा भूल ना पाऊँ और सबसे पहले फोटो मैंने अपनी फैमिली के लिए थी जो कि बहुत ज्यादा बेकार थी। और एक दिन कासुबाटा ने एक्सोर्सिस्ट की दुनिया में वापस आने का फैसला किया और ये भी उसके साथ आ गया, जिसके बाद इन्होंने एकेडमी को ज्वाइन किया जहाँ पर इनकी क्लास B1 थी, जहाँ पर ये बहुत सारे दोस्तों से मिले और इसने उनकी फोटो भी ली ताकि ये फैमिली की तरह उन्हें याद रख सके। अब ईगो ने अपने बीस्ट से उस पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन रैंडी ने यहाँ पे एक विंडो खोल के उस बीस्ट को उस विंडो में फंसा दिया होता है और दूसरी विंडो खोलकर एक पाइप निकाल के ईगो पे हमला कर देता है, जिससे ईगो यहाँ पे बेहोश हो जाता है और रैंडी यहाँ से भाग गया था। और नेंजो को ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, जिसके बाद रैंडी ने कियोमी को मैसेज किया होता है कि कासुबाटा वगारी के साथ फाइट कर रहा है तो जाओ उसकी मदद करो। और जैसे ये उसकी मदद करने के लिए जा रही होती है तभी कुसाबा आकर उसे पकड़ लेती है। अब कियोमी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करती है, लेकिन कुसाबा उससे बच गई थी, जिससे हमें पता लगता है कुसाबा के पास ऐसी पावर है जिससे वो लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। पहले वो उस लड़की के बारे में सारा कुछ जानती है, जैसे कि लाइक और डिसलाइक, ये उसे पटाने के लिए जाल बिछाने लगती है। उसके बाद वो ऐसी बन जाती है जैसे उस लड़के को पसंद है। अब कुसाबा यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट करती है। इसके सामने एक माइन आ गई थी और ये उस पर पैर रख देती है, जिसके बाद हमें पता लगता है ये उस पर्सन की 120% पावर को इस्तेमाल कर सकती है जिसे इसने हासिल कर लिया है। अब कुसाबा ने उस पर अटैक कर दिया था और ये कियोमी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और कुसाबा ये कह रही होती है अगर तुम कासुबाटा की हेल्प करने के लिए चली गई और उसकी मरहम पट्टी कर दी तो वो तुम पे फिदा हो जाएगा, पर मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। कियोमी कहती है अपना दिमाग गटर से बाहर निकालो, जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देती है जिससे वो काफी दूर जाके गिरने वाली होती है, लेकिन कुसाबा ने कियोमी को भी पकड़ लिया था। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बच चुकी है। कियोमी को ऐसा लगता है उसने कुसाबा को अपनी पावर में पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुसाबा अपने कपड़ों को कट करके उसके साइबर किनेसिस से बाहर निकल गई थी, जिसके बाद वो कियोमी के भी कपड़े काट देती है ताकि वो बाहर ना जा सके। और फिर वो यहाँ पे एक माइन बुलाकर एक और बंदे की पावर ले लेती है, जिसके बाद वो कियोमी पे अटैक कर देती है। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि कासुबाटा कभी तुम्हें देखेगा भी नहीं। कियोमी कहती है वो तुम्हें इतना पसंद क्यों है और तुम इसके पीछे इतनी पागल क्यों हो। कुसाबा कहती है क्योंकि उसकी नशीली आंखें और उसकी जुल्फे काफी ज्यादा बढ़िया है। वैसे तुम्हारी क्लास में वो नया लड़का भी है, वो भी काफी ज्यादा हॉट है। कियोमी कहती है तुम एक नंबर की ठरकी हो, तुम तो एक लड़के पे टिक ही नहीं सकती और जब तुम पहली बार क्लास में आई थी तो तुम काफी ज्यादा अलग लगती थी, लेकिन कासुबाटा के चक्कर में तुमने अपने आप को पूरा ही चेंज कर लिया है। फिर हम देखते हैं कुसाबा जिन भी लड़कों से मिली होती है वो उनके जैसा बनने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि वो हर बार लड़कों को ऐसे चेंज करती है जैसे कि फोन का कवर। कुसाबा कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शुरू से ही हर किसी के लिए ऑनेस्ट रहना चाहती थी। और वो कियोमी को कहती है मैं तुम्हारी तरह कोई स्टॉकर नहीं हूँ जो कि दूसरों को स्टॉक करे। अब कियोमी पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है। कुसाबा उसे अब एक फोटो दिखाती है जिसमें उसका फेवरेट आइडल होता है और ये उसके साथ सो रही होती है। ये देखकर कियोमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब इससे उसकी पकड़ ढीली हो गई थी तो कुसाबा उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि कुसाबा ने यह सारा कुछ फोटोशॉप से किया होता है ताकि वो कियोमी पे भारी पड़ सके, लेकिन कियोमी यहाँ पे बच गई थी और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं लगेगा कि ये फोटो फोटोशॉप की गई है, ये पिछले साल पोस्ट की गई थी और तुम मुझे ये एडिट करके दिखा रही हो। फिर हमें कियोमी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे इसने एक लड़की पे अटैक कर दिया होता है और तब इसे नहीं पता था कि साइबर किनेसिस पावर क्या होती है। तब अजाकी इससे मिलने के लिए आया होता है और ये उसे समझाने लगती
लगती है। दरअसल वो लड़की इसे काफी उल्टा सीधा बोल रही थी और ये चाह रही थी कि वो उसे मरा हुआ देखे। तो अचानक से ये सब कुछ हो गया, लेकिन दिल से वो ये नहीं चाहती थी। जिसके बाद अजाकी ने उसे अपनी पावर दिखाई और उसे उस अकेडमी के बारे में बताया जहाँ पे उसके ही जैसे और भी बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर ये अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख सकती है। अब प्रेजेंट में ये लड़कियां फिर से लड़ने लगती हैं और इनकी बैटरी काफी तेजी से गिर रही होती है। जिसके बाद ये अपनी साइबर किनेसिस को बंद करके हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगती हैं। अब ऐसे ही फाइट करते हुए ये हॉट स्प्रिंग में गिर गई थी और ये काफी ज्यादा थक चुकी है, तो एक दूसरे से माफी मांगती है। इस वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है। टीचर्स को ऐसा लग रहा होता है कि वगारी की टीम वो हार रही है, लेकिन नांजो ये मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक टीचर ये इन्फॉर्म करता है जहाँ पे अभी ये बैटल चल रही है वहाँ पर एक गोस्ट अकाउंट डिटेक्ट हुआ है, कहीं ये अजाकी का कोई सरप्राइज तो नहीं। अजाकी इस पे मना करता है। प्रिंसिपल सभी को ये इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। अजाकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। फिर हम डे को देखते हैं जिसकी फायर सोजी को छू भी नहीं पा रही होती है। वो सोचता है आखिरकार सोजी ने 2 हफ्तों में क्या किया जिससे वो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया। फिर हमें पता लगता है इसने अजाकी से ट्रेनिंग ली है कि बिना फोन यूज किए कैसे अपनी साइबर किनेसिस पावर को इस्तेमाल किया जा सकता है। और अजाकी ने उसे ये बताया होता है नॉर्मली तुम अपनी साइबर किनेसिस को अपने फोन से निकालते हो, लेकिन तुम अपने स्पिरिट को फोन के अंदर डाल के वहाँ से उस पावर को निकाल के अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से फ्लेम निकाल सकते हो। और सोजी ने ऐसे ही किया होता है। उसने फोन को अपने पेट पे लगाया होता है जिससे वो फायर अपने शरीर से कहीं से भी निकाल रहा होता है। जिसके बाद सोजी दे को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है क्योंकि उसे दे के सारे मूव्स दिख रहे होते हैं, लेकिन दे को भी इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। जिसके बाद वो उसे बुली करने के लिए अब सोजी के पास पहुंच जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखकर अपनी फायर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन सोजी ने अपनी पावर से उसकी फ्लेम को भी बुझा दिया था। जिसके बाद वो उसे अटैक करके पीछे फेंक देता है और सोजी ने उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी और वो यहाँ पे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। वो कहता है लव और हेट दोनों सेम चीजें हैं और मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। जब ऑनलाइन सभी लोग मुझे हेट करते हैं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बस एक चीज है मैं उनके चेहरे नहीं देख पाता। वहीं वगारी ने भी उसे कचरा कहा होता है, लेकिन उसे इसकी एक चीज अच्छी लगती है कि वो अपनी बुराई को अच्छाई के पीछे नहीं छुपाता। इस वजह से वो इसे लाइक करता है। अब भाई दे इस चीज के लिए पागल हो गया था क्योंकि उसे हेट और प्यार दोनों एक टाइम पे मिल रहा होता है। अब दे सोजी को गुस्सा करने के लिए कहता है, लेकिन सोजी यह ऐसा नहीं करता। वो अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके ऊपर उड़ गया था और उसने अपने एक स्पेशल मूव से दे के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर हम वगारी और कासुबाटा को देखते हैं। वगारी की पावर यहाँ पे 57% होती है, वहीं कासुबाटा की पावर 17% रह गई थी। रैंडी कासुबाटा की मदद करने के लिए पहुंच गया था। वो एक विंडो में से एक चाकू निकाल के कासुबाटा पे अटैक कर देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब रैंडी उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके सामने क्लास A1 का मेंबर आ गया था जिसे अभी तक किसी ने देखा नहीं था और ना कोई इसकी साइबर किनेसिस के बारे में जानता है। दरअसल इसकी पावर दूसरों को हिप्नोटाइज करना है और हिप्नोटाइज करके ये किसी से भी अपनी बात मनवा सकता है। और ऐसे ही इसने रैंडी के साथ किया। इसने ऑर्डर दिया कि वो जाके कासुबाटा पे अटैक करे। अब कासुबाटा काफी तेज चिल्लाने लगता है जिससे रैंडी होश में आ गया था। वगारी को किरी की ये ट्रिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो उससे कहता है मैं तुम्हें हिट करता हूँ। अब कासुबाटा भी दोबारा से खड़ा हो गया था। किरी दोबारा से उसे हिप्नोटाइज करने के लिए जाता है। अब तुम मौत का डांस करोगे, लेकिन कासुबाटा यहाँ पे काफी तेजी से चिल्लाता है जिससे ये जो मैजिक होता है वो उल्टा किरी पे हो जाता है और वो यहाँ पे डांस करने लग जाता है। वो बल्ले बल्ले शाबा शाबा। वगारी को ऐसा लगता है कि कासुबाटा अभी भी फाइट कर सकता है, तो वो उससे कहता है मैं तुम्हें अब खत्म करके रहूंगा। लेकिन रैंडी के पास भी बस 6% पावर बची थी और वो कासुबाटा को लेकर यहाँ से नहीं जा सकता था। तो कासुबाटा से कहता है कि तुम हार मान लो, हम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। और सारे टीचर्स भी अजाकी से ये कह रहे होते हैं कि तुम्हें कासुबाटा को समझाना चाहिए, लेकिन कासुबाटा हार मानने के लिए मना कर देता है। और तभी कासुबाटा अपने फोन से अपनी साइबर किनेसिस को बाहर निकाल लेता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी उसके हैमर में से अब आग निकलने लगती है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कासुबाटा ने अजाकी से ये कहा था कि उसे फ्लेम बेटर से काफी ज्यादा नफरत है। फिर हमें इसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है ऊटा की मौत तो सिर्फ एक बहाना थी। ये तो बस अपनी ट्रेनिंग को छोड़ के वहाँ से भागना चाहता था ताकि ये मजे कर सके। फिर अजाकी इन दोनों के पास आया था इन दोनों को अकेडमी में ले जाने के लिए, लेकिन कासुबाटा ने उसे साफ मना कर दिया था और इसके दोस्त अजाकी का मजाक बना रहे होते हैं। जिसके बाद वो अजाकी पे हमला भी करते हैं, लेकिन अजाकी आराम से उन्हें ढेर कर देता है। कासुबाटा समझ गया था कि इसके सारे दोस्त मिलकर भी अजाकी को नहीं हरा पाएंगे। अजाकी उन्हें फिर से चलने के लिए कहता है,
लेकिन काजुबाटा यहाँ पे मना कर रहा होता है। अजाकी कहता है तुम्हारी मॉम तुम्हें याद कर रही है। फिर हमें बताया जाता है कि काजुबाटा की मॉम ने उससे ये कहा था तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और उसके बाद काजुबाटा वहाँ से चला गया था, जिसके कुछ ही टाइम बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी। और फिर वो आखिरी बार अपनी मॉम से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर उसके डैड उसे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने उसकी फाइट की वीडियो देख ली थी। ये देखकर उसकी मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसके डैड का ये मानना है कि यही रीजन है उसकी मॉम मर गई। तभी से काजुबाटा ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो मिडेन अकेडमी को ज्वाइन करेगा और जाके एक अच्छा लड़का बनेगा। जिसके बाद काजुबाटा और रैंडी दोनों अकेडमी में पहुंच गए थे। अजाकी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उन्हें अकेडमी में ले लेता है। और तब से ये सभी फिल्म बेटर्स को गाली देने लगा ताकि उनको ये पता लगे कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन असल में ये चीज इसके दिल को दिलासा देने के लिए थी, क्योंकि ये भी एक फ्लेम बेटर था। काजुबाटा के हैमर में से फ्लेम निकलता हुआ देखकर वगारी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो काजुबाटा पे अटैक कर देता है। लेकिन काजुबाटा एक ही अटैक से उसके अटैक को जला देता है। वगारी लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो यहाँ पे जीत क्यों नहीं पा रहा है। काजुबाटा भी इस सोच में था कि पिछली बार वो फाइट से भाग गया था ताकि वो दोबारा आकर फाइट कर सके, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी हम ऊपर सूजी को देखते हैं जो कि यहीं पर आ रहा होता है और काजुबाटा को उसे देखकर ये समझ आ गया था कि सोची कभी भी अपनी फ्लेम से नहीं भागा, उसने उनका इस्तेमाल करके अपनी पावर को पहचाना है। और इसलिए अजाकी ने काजुबाटा को कहा था कि वो सूजी को ट्रेन करे। अब वगारी उसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है, तुम एक भगोड़े हो जो कि फाइट के टाइम वहाँ से भाग गए थे और अब तुम फिर दोबारा आए हो ताकि तुम दोबारा से भाग सको। ये सुनकर काजुबाटा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हैमर से वगारी पे लगातार अटैक कर रहा होता है। इससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सोजी भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो देह पे अटैक कर देता है। इससे देह की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वगारी भी यहाँ पर हार गया था। अब सोजी उसे ये कहता है चलो मेरी बहन के हेयर पिन चलाने के लिए माफी मांगो, और वो यहाँ पर रोता हुआ माफी मांग रहा होता है। सोजी कहता है अगली बार से क्लास B1 का मजाक उड़ाने से पहले ये बात सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाल हुआ था। और यहाँ पे नांजो को यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसकी पावरफुल स्टूडेंट इतनी आसानी से हार गए। फिर हम अकेडमी के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस घोस्ट अकाउंट के सिग्नल को ट्रैक कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सिग्नल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। अब रैंडी काजुबाटा से माफी मांगता है क्योंकि उसने इस पे अटैक किया था। वहीं पे सोजी भी पहुंच जाता है। ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। काजुबाटा कहता है अभी हम जीते नहीं है, ये एक टाई था। रैंडी और मेरी पावर बिल्कुल 10% बची है, तो हम लोग आगे फाइट नहीं कर सकते, तो सोजी तुम्हें ही आगे संभालना होगा। अब क्लास 1A में से सिर्फ अशीना ही बचा होता है। सोजी उसके बारे में पता करने लगता है और रैंडी बताता है वो खुद को लिविंग वर्क ऑफ आर्ट बताता है और पूरे दिन सोशल मीडिया पे वो अपनी सेल्फीज डालता रहता है और जो वो फोटोज डालता है वो उल्टी सीधी रहती है। काजुबाटा कहता है इसी वजह से उसका अकाउंट बार बार फ्रीज होता रहता है। इतनी बार फ्रीज होने की वजह से अब उसके पास एक फ्रीज टाइप साइबर किनेसिस है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है, यानी कि अब आइस और फायर में मुकाबला होने वाला है। वैसे उसने शुरू में जो आइस का हमला किया था उससे उसकी पावर काफी ज्यादा कम रह गई होगी, तो सोची तुम उसे आराम से हरा सकते हो, जाओ उसका मुकाबला करो। अब यहाँ पे मीना ने सभी स्टूडेंट की मरम पट्टी कर दी होती है। क्लास 1A को ऐसा लग रहा होता है कि अशीना उन्हें जिता सकता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो काफी बड़ा बेवकूफ है और सोजी उससे फाइट करने के लिए निकल गया था। नांजू को ये यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसके काफी सारे स्टूडेंट हार चुके हैं और वो अजाकी को ये याद दिलाता है कि के ने उसके भाई और बाकी स्टूडेंट का क्या हाल किया था। अजाकी कहता है हाँ मैं उस चीज को नहीं भूला, भले ही वो तुम्हारा भाई था लेकिन मेरा काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन तुम ये चीज मत भूलो सूजी के नहीं है और उसने ये साबित किया है। तभी यहाँ पे एक बंदा आके इन्हें बताता है जिस डेटा अकाउंट को ये ढूंढ रहे थे उसके सिग्नल काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अजाकी उन लोगों के बारे में पूछता है जो कि उसे ढूंढने के लिए गए थे। ये बंदा कहता है कि उन लोगों से हमारा सिग्नल टूट चुका है। अब सोजी अशीना के पास पहुंच गया था, लेकिन वो देखता है कि उन स्टाफ मेंबर्स को इसने फ्रीज किया हुआ है और एक ही झटके में वो इन्हें तोड़ देता है। ये देखकर सोजी काफी ज्यादा हैरान होता है, हे ये तुमने क्या किया। तभी हम देखते हैं अशीना की आंखों से खून आने लगता है। उसे देखकर सोजी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अशीना कहता है मैं हमेशा से ही एक ऐसा अकाउंट चाहता था जो कभी भी फ्रीज ना हो और ऐसी बॉडी चाहता था जो कभी भी बड़ी ना हो और ना कभी बूढ़ी बने, लेकिन आज मुझे वो बॉडी मिल चुकी है। और अशीना को ऐसा देखकर सभी लोग ये समझ गए थे कि यही वो डेड अकाउंट है जिसकी उन्हें रीडिंग मिल रही थी और सोची उसे देखकर ये समझ गया था कि जरूर इसके पीछे के का काम है। और यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी चेंज हो गई थी और वो यहाँ पे एक बैरियर सा बना देता है कि कोई भी इससे बाहर ना जा सके। और के ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसका सपना अब पूरा हो रहा है। नांजो को भी समझ नहीं आता कि अशीना कब एक डेड अकाउंट बन गया। अजाकी उसे बताता है इसमें खुद अशीना की मर्जी थी। वहीं काकी को अजाकी को ये बता रही होती है कि वो अंदर एंटर नहीं कर पा रही है
यानी कि अशीना काफी खतरनाक लेवल का डेड अकाउंट है। सोजी उससे ये कहता है, अशीना मुझे पता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतने बड़े ये मैंने नहीं सोचा था। अशीना कहता है, मैं तुम्हें मार के सामने प्रेजेंट करूंगा। हाँ, ये सपने भूल जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिसके बाद सोजी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अशीना काफी आसानी से उससे बच जाता है। वाह बच्चे, तुम तो काफी ज्यादा तेज हो। सोजी उससे कहता है, अबे ओ झोपड़ी के, पहले अपने कपड़े पहन। हे, क्या मैं तुम्हें ऐसे ब्यूटीफुल नहीं लगता? अबे वो अपना मुंह बंद कर चुपचाप कपड़े पहन ले। अशीना दोबारा से सोजी पे अटैक कर देता है, लेकिन सोजी अपनी फ्लेम से उसकी बर्फ को पिघला देता है और फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अशीना इसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। फिर हम अशीना का पास्ट देखते हैं, जहाँ पे उसने अपनी एक फोटो डाली होती है और कुछ ही टाइम में उसके 8000 फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। वो अपनी बॉडी को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था। उसे ऐसा लगता था कि उसे सबको अपनी बॉडी दिखानी चाहिए, लेकिन वो देखता है तभी उसका जो अकाउंट है वो दोबारा से फ्रीज हो चुका है। फिर हम अकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पे इनकी ग्रुप फोटो हो रही होती है, लेकिन अशीना अलग ही पोज कर रहा होता है। सभी लोग उसे सुनाने लगते हैं क्योंकि उसे सिर्फ अकेले की फोटो लेना ही पसंद था। फिर वगारी नांजो से पूछता है कि इस लड़के का हमारी क्लास में होना सही है। नांजो कहता है, हाँ मुझे यकीन है कि एक दिन ये कुछ न कुछ बड़ा करेगा। फिर ये लोग एक मिशन पे भी गए होते हैं, जहाँ भी एक डेड बॉडी को देखता है। उसे देखकर इसे ऐसा लगता है कि ये भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और उसके फेस पे भी डलनेस आ जाएगी, तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। और यही चीज वो अपने फॉलोअर्स से भी पूछ रहा होता है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। और तभी उसे के का मैसेज आता है, जिसने ये लिखा होता है कि तुम्हारी ब्यूटी हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए। अशीना को ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन नांजो ने अपने स्टूडेंट से ये कहा था कि कभी भी के उनसे बात करे तो उन्हें सबसे पहले उसे ये बताना है। लेकिन के रोज उससे बातें किया करता था और उसे भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था, इसलिए वो अकेडमी में कुछ भी नहीं बताता। और ऐसे ही रोज वो उससे बात किया करता था। सबको ऐसा लगता है कि वो अपने फोन को देखकर खुश हो रहा है। और फिर एबी बैटल का दिन आ जाता है कि उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है और वो उसे वादा करता है कि तुम्हारी ब्यूटी कभी भी डल नहीं होगी और तुम हमेशा जवान रहोगी। इस वजह से वो इसके लिए मान जाता है। और जब अशीना ने अपनी एक मूर्ति बनाकर अपनी फोटो खींची होती है तो उसने के को फॉलो कर लिया था, जिस वजह से के ने उसे एक डेड अकाउंट बना दिया। वहीं हम सोजी को देखते हैं जो कि इसके हमले से बच चुका है, क्योंकि इसने अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके एक पतली सी लेयर बना ली थी, जिस वजह से इसके अटैक का इस पे कुछ भी असर नहीं हुआ। अशीना सोजी से ये कहता है, ये जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हारी स्पिरिट पावर काफी तेजी से घट रही है। जब मैंने भी अपनी मूर्ति बनाई थी मेरी भी पावर काफी तेजी से घट रही थी, लेकिन अब मैं के साथ मिल चुका हूँ तो मेरी पावर कभी भी नहीं घटेगी। लेकिन सोजी उसकी बेइज्जती करने लगता है। अशीना कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को। ये सुनकर वगारी काफी ज्यादा शौक होता है। रैंडी उन्हें ये बताता है, अब ये डेड अकाउंट बन चुका है तो अब हमें इसे खत्म करना होगा। अब कासुबाटा उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मीना उन्हें रुकाती है। अगर ये लोग बाहर गए तो ये लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इनकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं है। अब किरी सबको सोने के लिए कहता है ताकि इनकी पावर दोबारा से रिचार्ज हो सके, लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी सोने के लिए तैयार नहीं था। वहीं सूजी उसे ये पूछ रहा होता है, क्या तुम अपनी क्लास के दोस्तों को भी मार डालोगे? और वो कहता है, मेरा तो कभी भी कोई भी दोस्त नहीं था, आर्टिस्ट हमेशा अकेले रहते हैं। ये सुनकर सूजी को गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अशीना काफी आसानी से उससे बच रहा होता है, जिसके बाद वो सूजी को काफी बुरी तरीके से मारता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सूजी यहाँ पे जमने लगता है और वो दोबारा से अपनी फ्लेम को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता है। सबको ऐसा लगता है कि अब उसकी पावर चली गई है। सूजी कहता है, नहीं, ये एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन है जिसके अंदर फोन ठंडा पड़ जाता है, इस वजह से वो अपनी फ्लेम की लेयर को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। अब अशीना एक मूर्ति बनाकर सूजी पे अटैक कर देता है और अचानक से इमोटो आकर उसे बचा लेता है। इमोटो के बैरियर के अंदर कोई भी ठंड का असर नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो सूजी को उसका फोन गर्म करने के लिए कहता है। वहीं अशीना इमोटो को कायर कह रहा होता है। इमोटो याद करता है कि पिछली बार उसका क्या हाल हुआ था, इसलिए वो इस चीज को दोबारा याद नहीं करना चाहता। फिर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। जब वो बच्चा था उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे, उनकी आवाज काफी ज्यादा तेज थी और ये आवाज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन एक बंदे ने इसे MP3 प्लेयर दिया, जिससे उनकी शोर की आवाज पूरी दब गई। लेकिन उस दिन एक चीज और अजीब हुई, इसके घर में अजाकी पहुंच गया, क्योंकि इसने अपने बैरियर की पावर से अपने पेरेंट्स को दीवार से चिपका दिया था और इसकी पावर काफी ज्यादा ओवरलोड हो रही थी और ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इमोटो को इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। काकी को कहती है, क्या तुम स्पिरिट पावर कटर लाए हो? लेकिन अजाकी इस पे मना कर देता है, जिसके बाद वो खुद बैरियर के अंदर जाता है और उसके कान से वो एयरपोर्ट्स निकाल देता है।
हे अब तुम शांत हो जाओ, सारा कुछ ठीक है। तब से इमोटो के पेरेंट्स उसे मॉन्स्टर समझने लगे, लेकिन अजाकी उसे अपने साथ ले आया था और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगा और इसलिए ये एक कूलेस्ट एग्जोसिस्ट बनना चाहता है ताकि ये अजाकी का कर्ज उतार सके। यहाँ पे इमोटो के बैरियर ने अशीना के सारी अटैक्स को रोक रखा होता है। वहीं सोजी का फोन भी ऑन हो गया था, लेकिन इसके पास 9% ही पावर बची थी, जिसके बाद ये उड़कर अशीना के पास जाने लगते हैं। सोजी को ऐसा लगता है कि इमोटो ने उसके करके काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई है, तो अब उसे भी उसका कर्जा उतारना होगा। जिसके बाद वो अशीना पे अटैक कर देता है, लेकिन अशीना ने मूर्ति के साथ अपने आप को स्वैप कर लिया होता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं और फिर अशीना सोजी पे अटैक कर देता है। सोजी के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता। तभी कियोमी आकर अपनी पावर से उसे बचा लेती है और वगारी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों क्लासेस यहाँ पे पहुंच चुकी है। सोजी कहता है तुम्हारी पावर तो कम थी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो लोग कहते हैं हम थोड़ी देर सो गए थे, इससे हमारी थोड़ी पावर रिस्टोर हो गई है। वगारी अशीना से कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन अशीना उन पे अटैक कर देता है। इमोटो ने उन्हें अपने बैरियर में ले लिया था, जिससे वो उसके अटैक से बच गई थी। अब सभी लोग इमोटो की तारीफ करने लगते हैं और वो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अब वगारी यहाँ पे नीचे झुककर उनसे माफी मांगने लगता है। क्लास B1 हम तुम्हारे सामने हार चुके हैं, तो क्या तुम हमारे साथ मिलकर इसे हराने में साथ दोगे? और इसके लिए वो लोग मान जाते हैं, यानी कि ये दोनों क्लासेस मिलकर अब इस पर अटैक करेंगी। वहीं हियोरी अपनी एक कठपुतली के साथ मिलकर अशीना के ऊपर चढ़ रही होती है। के और सभी टीचर्स ने इन सभी स्टूडेंट्स पे नजरें बना रखी होती है। वो देख रहे थे कि इनकी फाइट कैसे चल रही है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट एकजुट हो गए थे और ये साथ मिलकर अब उस पर अटैक कर देते हैं और अशीना यहाँ पे अपने पंखों की मदद से उन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन ये लोग उससे बच जाते हैं और इमोटो ने यहाँ पे कुछ लोगों को बैरियर के अंदर रखा होता है ताकि उनकी एनर्जी जल्दी खत्म ना हो। वहीं रेनरी कियोमी की हेल्प कर रहा होता है ताकि वो अपनी पावर से अशीना को पकड़ सके, लेकिन अशीना काफी ज्यादा तेज होता है, तो इसलिए वो उसकी पकड़ में नहीं आता। अब काजुबाटा अशीना पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अशीना उसी पे अटैक कर देता है। वगीरी यहाँ पे एक स्लैश करता है और काजुबाटा इसकी हेल्प से अशीना पे अटैक कर देता है और काजुबाटा उस अटैक पे पैर रख के अशीना के अटैक से बच जाता है। वगारी और काजुबाटा मिलकर उसके एक पंख पे अटैक कर देते हैं और वो यहाँ पे टूट जाता है। सोजी अशीना पे अटैक करने का सोच रहा होता है, लेकिन काजुबाटा उसे समझाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है, तो उसे सही समय का इंतजार करना चाहिए। अब कुसाबा की जो पावर होती है वो यहाँ पे खत्म हो गई थी। वगारी और काजुबाटा जो उस पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तभी दे अशीना के पंख पे कूद गया था और उसे पिघलाते हुए वो ये बताने लगता है कि वो शुरू से ही उससे नफरत करता है, क्योंकि अशीना कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया करता था। अशीना दे पे अटैक कर देता है, जिससे उसका खून उसकी बॉडी पे गिर जाता है। दे उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस बॉडी को तुम काफी अच्छा मानते हो, मेरा गंदा खून उस पे गिर गया है, और दे ने उसके पंख को भी पिघला दिया था। तभी सोची उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके दोस्त उसे रुका रहे होते हैं, लेकिन काजुबाटा ये करने के लिए कहता है। जैसी सोजी अशीना पे अटैक करता है वो इसके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो सोजी को जमाने लगता है। सोजी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि सभी लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। अशीना का जो आर्ट स्ट्रक्चर होता है अब वो हिलने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में अब जान आ गई है, लेकिन उसके स्टैचू को क्योरी कंट्रोल कर रही होती है और उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो उसी के स्टैचू से अशीना पे अटैक करवाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो स्टैचू हिलने की वजह से वहीं पे टूट जाता है। इससे अशीना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कियोमी इसी चीज का फायदा उठाती है और अशीना को यहीं पे पकड़ लेती है। सोजी अशीना को ये कहता है, देखो मेरी हेल्प करने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई भी दोस्त नहीं बचा, क्योंकि तुमने उन्हें खो दिया है और तुम्हारे नए दोस्त तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आए। जिसके बाद सोजी उस पर अटैक कर देता है और इससे अशीना एक्सोरसाइज होने लगता है, लेकिन उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम होने लगती है, इसलिए वो उसे ऑफ करके नीचे गिर जाता है। अब वगारी अशीना को अगली कहता है, अगर तुम हमें बता दोगे तो हम तुम्हें आसानी से मरने देंगे, लेकिन अशीना उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि के उसकी मदद जरूर करेगा। तभी अशीना के आसपास के की फ्लेम जलने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि के उसकी मदद कर रहा है, अब उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, लेकिन के उसे यहाँ पे जलाने लगता है। वगारी ऐसा नहीं चाहता था, तो वो उस पर अटैक करके उसे यहाँ पे खत्म कर देता है, लेकिन मरने से पहले उसके दोस्त ये कहते हैं, तुमने भले ही बहुत बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन तुम ये याद रखना कि अभी भी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास हैं। अशीना को अपनी गलती का अब एहसास होने लगता है और काजुबाटा मरने से पहले उसका ब्लड सैंपल ले लेता है और वो मरने से पहले ये बताता है के का गोल गोस्ट अकाउंट का लैंड बनाना है। और अशीना के मरने के बाद यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। थोड़ी देर बाद उनके सेंसे भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इन सब बच्चों को समझ नहीं आता कि ये दोनों इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। इनका तो एक स्टूडेंट मारा जा चुका है, जिसके बाद ये सभी लोग अकेडमी में आ गए थे। सोजी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पे पार्टी चल रही है। वो अपने सेंसे से पूछता है, किसी के मरने पे आखिरकार हम पार्टी कैसे कर सकते हैं? उसके सेंसे बताते हैं कि ये हमारा रिवाज है, किसी के भी मरने पे हम पार्टी रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम भी कब मर जाएं। और सीनियर्स
सीनियर्स भी इनकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने काफी बड़ा काम किया है। अमनान भी सोजी के पास आ गया था और वो उससे माफी मांगता है। सोजी, पहले ये एकेडमी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। कुछ लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज के बाद से सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। वहीं वगारी भी काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसका क्लासमेट यहाँ पे मारा जा चुका है। वहीं हम के को देखते हैं जिसने एक बंदे को मार दिया है ताकि वो उसे एक डेड अकाउंट में कन्वर्ट कर सके, लेकिन वो अशिना के बारे में सोचकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसका साथी उसे ये कहता है, उदास होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक गुड न्यूज है। लेकिन हाँ, अशिना अगर आपके पास होता तो हमारा काफी ज्यादा काम ऐसे ही हो जाता, और वैसे भी उसने आपकी आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है। के कहता है, कोई बात नहीं, इससे मुझे सोजी की ग्रोथ देखने को मिल गई है और अब उससे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये कहता है, फाउंडेशन डे करीब आ रहा है, इसलिए हमें लैंड ऑफ गोस्ट अकाउंट के लिए काफी सारे डेड अकाउंट इकट्ठे करने होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए आए होते हैं। सोजी कहता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहीं उसका साथी उसे ये समझाता है, दरअसल हम कोई भी मिशन करते हैं उसके बाद हम नहाने आते हैं ताकि हम अपने पाप को कम कर सके, और लड़कियां भी यहाँ पे नहाने के लिए आई होती हैं क्योंकि अकेले ये बोर हो जाती। अब वगारी यहाँ पर आकर क्लास B1 से माफी मांगने लगता है। जो भी उसने इन लोगों को कहा था उस सभी के लिए ये माफी मांग रहा होता है क्योंकि इन लोगों ने इसकी काफी ज्यादा मदद की है। वगारी इनकी क्लास को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा बढ़िया है, और वो अपनी क्लास को भी ये दोबारा से स्टार्ट करने के लिए कहेगा ताकि इन लोगों की बॉन्डिंग भी दोबारा से अच्छी हो सके। और वो इन्हें बताता है कि बैटल में हारने की वजह से ये लोग के एक्सोर्सिज्म प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। और सोजी कहता है, तुम्हें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अशिना हमारे साथ नहीं है और कम स्टूडेंट होने की वजह से हम सबकी विक्ट्री हुई है, मतलब कि फर्स्ट ईयर की। वही सोजी के दोस्त उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि पिछली बार वो काफी बुरी तरीके से हारे थे, लेकिन इस बार वो जीत गए हैं। लेकिन सोजी उसका मजाक खराब करने में लगा हुआ है। अब सोजी देखता है कि उसके पास काफी अच्छे दोस्त हैं और वो डिसाइड करता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसके बाद वो के को अकेले ही खत्म करेगा। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये एनिमे कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।